अध्याय 21। उस रात लू किंग बिना किसी सपने के चैन से सो गया। शियाओ यान भी, जैसा कि वह अक्सर करती थी, आधी रात को नहीं उठी और उसे दिलासा देने के लिए नहीं पुकारी। भाई बहन दोनों ने अच्छी नींद ली। दरअसल लू किंग इतनी गहरी नींद सोया कि सुबह शियाओ यान ने ही उसे जगाया। नींद में ही उसने शियाओ यान को कपड़े पहनने में मदद की, उसके दांत साफ किए और चेहरा धोया। उसने उसके बालों को 2 छोटी जुड़ियों में बांधा और फिर अपनी सुबह की दिनचर्या शुरू की। जब वह आलस से विलो की टहनी से बने ब्रश से अपने दांत साफ कर रहा था, उसकी नजरें कहीं और टिकी हुई थीं। अचानक उसे कुछ अजीब सा लगा और उसकी निगाहें चौकन्नी हो गईं। बांस के खंभों के पास जाकर उसने देखा कि दोनों बांस के घेरे खाली थे। उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। आखिर किसने उसकी मछली के 2 बड़े टुकड़े चुरा लिए थे? क्या ये गांव का कोई व्यक्ति हो सकता है? लू किंग ने तुरंत इस विचार को मन से निकाल दिया। हालांकि ग्रामीण अमीर नहीं थे, लेकिन कोई इतना गरीब भी नहीं था कि मछली के 2 टुकड़े चुरा ले। कल जब उसने सबको मछली दी तो सबने मना कर दिया। इसके अलावा अगर किसी को सच में चोरी करनी होती तो वह पूरी मछली ले जाता, सिर्फ 2 टुकड़े नहीं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि बांस के छल्लों पर अभी भी मछली के टुकड़े लगे हुए थे, जिससे पता चलता था कि मछली को जबरदस्ती निकाला गया था। ऐसा कौन सा चोर होगा जो इतना शोर मचाएगा, जिससे सब लोग जागने का खतरा मोल लेंगे? दुर्भाग्यवश वह पिछली रात इतनी गहरी नींद सोया था कि उसे बाहर की किसी भी गड़बड़ी का पता ही नहीं चला। लू किंग ने ध्यान से चारों ओर खोजबीन की और दीवार पर बेर के फूल के आकार के कुछ मिट्टी के निशान देखे, जिनमें छोटे छोटे छेद थे। जमीन पर भी ऐसे ही निशान थे। उसने चुपचाप उन निशानों का अवलोकन किया और जल्द ही उनमें से एक हल्की सफेद रोशनी निकलती हुई देखी। सफेद चमक। लू किंग थोड़ा चौंक गई और उसने तुरंत उभरते हुए पाठ की ओर देखा। मिट्टी के पदचिह्न, इनकी आकृति को देखकर लगता है कि ये किसी रहस्यमय छोटे जानवर के हैं। पैरों के निशानों में मौजूद छोटे छेद ये संकेत देते हैं कि इस प्राणी के पंजे नुकीले थे। जैसे ही उसने विवरण पढ़ा, लू किंग के मन में एक दृश्य उभर आया। एक रहस्यमय और फुर्तीला छोटा जानवर दीवार का सहारा लेकर उछला और बांस के खंभे पर लटकी मछली पर झपटा, उसे जबरदस्ती नीचे फाड़ दिया। ये किस प्रकार का प्राणी हो सकता है? एक बिल्ली? लेकिन क्या इस दुनिया में बिल्लियां भी होती हैं? उसने गांव में किसी को बिल्ली पालते नहीं देखा था। खैर, इतना जानना ही काफी था कि मछली किसी इंसान ने नहीं चुराई थी। लू किंग ने राहत की सांस ली। अगर किसी ग्रामीण ने मछली चुराई होती तो उसके लिए अच्छी खबर नहीं होती। सौभाग्य से ये सिर्फ एक जंगली जानवर था और उसके पैरों के निशान देखकर लगता था कि वह बहुत बड़ा नहीं था। गांव पहाड़ों के पास था और जंगली जानवर कभी कभी नीचे आ जाते थे, जो कि सामान्य बात थी। हालांकि अब से उसे रात में दरवाजे और खिड़कियां बंद करने में अधिक सावधानी बरतनी होगी ताकि कोई जानवर अंदर घुसकर शाओ यान को नुकसान न पहुंचा सके। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट खोजें। घटना का पता चलने के बाद लू किंग को अब कोई चिंता नहीं थी। वैसे भी वह किसी जंगली जानवर से लड़ नहीं सकता था, वह केवल रात में सामान को ठीक से रखने का ध्यान रख सकता था। अचानक लू किंग को कुछ याद आया और वह जल्दी से रसोई की ओर भागा। थोड़ी देर बाद वह राहत की सांस लेते हुए बाहर आया। सौभाग्य से उसने लाल चांदकाप मछली को रसोई में एक लकड़ी के बर्तन में रखा था और उसे लकड़ी के तख्ते और पत्थरों से कसकर ढक दिया था ताकि मछली बाहर न कूद सके, अन्यथा वह जानवर उसे भी ले जा सकता था। इस छोटी सी घटना के बाद लू किंग पूरी तरह जाग गया। उसने शियाओ यान को इसके बारे में कुछ नहीं बताया। इसके बजाय उसने नाश्ता बनाया और खाने के बाद भाई बहन लाल चांदकाप मछली से भरी बाल्टी लेकर उस छोटी पहाड़ी की ओर चल पड़े जहां डॉक्टर चेन रहते थे। इस बार लू किंग ने जानबूझकर जाने में थोड़ी देर कर दी। उसे डर था कि कहीं वह जल्दी न पहुंच जाए और डॉक्टर को फिर से ताई ची का अभ्यास करते हुए न देख ले, जिससे उसे डॉक्टर की तकनीकों की नकल करने का लालच हो सकता था। डॉक्टर ने उनके प्रति इतनी दयालुता दिखाई थी और वह ऐसा कोई कृत्रिम काम नहीं कर सकता था, इसलिए उसने थोड़ा देर से पहुंचकर अपनी नैतिक सीमाओं को परखने से परहेज किया। उनकी रणनीति कारगर साबित हुई। जब वह और शियाओ यान पहाड़ी के आधे रास्ते पर बने छोटे से आंगन में पहुंचे तो उन्होंने डॉक्टर चेन को अपना अभ्यास समाप्त करते देखा। स्पष्ट था कि उन्होंने अभी अभी अपना ताई ची का अभ्यास पूरा किया था। दादाजी चेन, हम आपसे मिलने आए हैं। डॉक्टर को देखते ही शियाओ यान खुशी से दौड़कर उनके पास गई। ओह, शियाओ यान यहाँ है। डॉक्टर चेन ने उसे गोद में उठा लिया। उनका बूढ़ा चेहरा गुलदाउदी की तरह खिल उठा। सुप्रभात दादाजी चेन, लू किंग ने भी विनम्रतापूर्वक अभिवादन किया। आप यहाँ हैं? पिछली बार से देर क्यों हुई? डॉक्टर चेन ने पूछा। क्योंकि मेरा भाई बिस्तर पर आलस कर रहा था, शियाओ यान हंसते हुए बोली। मुझे आज सुबह उसे जगाना पड़ा। लू किंग थोड़ा शर्मा गई। मैंने कल सुबह पूरी सुबह नदी किनारे मछली पकड़ने में बिताई। मैं थोड़ी थक गई थी, इसलिए गहरी नींद सो गई। डॉक्टर चेन ने सिर हिलाते हुए कहा, ज्यादा सोना अच्छा है। आपकी उम्र में पर्याप्त आराम करना विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उसने लू किंग और शियाओ यान के चेहरे की रंगत देखी। वे कुछ दिनों पहले की तुलना में काफी बेहतर लग रहे थे, जिससे संकेत मिलता है कि वे हाल ही में ठीक रहे हैं, जिससे उसे खुशी हुई। दादाजी चेन, मेरे भाई ने कल एक बहुत बड़ी मछली पकड़ी। शियाओ यान ने शेखी बघारना शुरू कर दिया। ओह, कितना बड़ा? डॉक्टर चेन मुस्कुराए। सच में बहुत बड़ा, मेरे जितना बड़ा। शियाओ यान ने अपने हाथों से इशारा करते हुए कहा। इतनी बड़ी? डॉक्टर चेन हैरान थे। उन्होंने सोचा था कि शियाओ यान का मतलब ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 पाउंड की मछली से होगा, लेकिन अगर यह वैसी ही है जैसा उसने बताया तो यह उससे कहीं ज्यादा बड़ी होगी। जी हाँ,
मछली न सिर्फ स्वादिष्ट है बल्कि उस पर खूबसूरत पत्थर भी जड़े हैं। मेरे भाई ने उन्हें एक पेंडेंट में बदल दिया और मुझे दे दिया। देखिए दादाजी चेन, कितना सुंदर है ना। शियाओ यान ने डॉक्टर को दिखाने के लिए अपने गले से मछली के आकार का पेंडेंट निकाल लिया। यह एक नीले कवच वाला मछली पत्थर है। डॉक्टर चेन और भी आश्चर्यचकित हो गए। ये सुनकर लू किंग का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने आश्चर्य जताते हुए कहा, दादाजी चेन, क्या आप जानते हैं कि यह पत्थर क्या है? आपको नहीं पता था? डॉक्टर चेन ने पूछा। नहीं, मछली साफ करते समय मुझे यह उसके गले में मिला। मुझे लगा कि ये देखने में अच्छा है, इसलिए मैंने इसे शियाओ यान के लिए एक पेंडेंट बना दिया। लू किंग ने समझाया। वाह, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं। यह मछली का पत्थर तो बहुत ही दुर्लभ है। डॉक्टर चेन ने पेंडेंट की जांच करते हुए कहा, आपने जो मछली पकड़ी है वह जरूर कोई पुरानी नीले कवच वाली मछली होगी, वरना इसमें इतना सुगठित मछली का पत्थर नहीं होता। यह नीले कवच वाला मछली पत्थर एक बार क्रिस्टलीकृत हो जाने पर जादुई शांतिदायक प्रभाव डालता है। यह एक दुर्लभ औषधीय पदार्थ भी है। इसके पाउडर को पानी में मिलाकर बच्चे के तंत्रिका तंत्र को शांत किया जा सकता है। वैसे तुमने इस नीले कवच वाली मछली को कहाँ पकड़ा? अध्याय 22। ये गांव के बाहर नदी में है। कल मैं और शियाओ यान मछली पकड़ने गए थे और सौभाग्य से हमें यह मिल गई। लू किंग ने जवाब दिया। क्या उस छोटी नदी में नीली कवच वाली मछलियां हैं? डॉक्टर चेन थोड़ा आश्चर्यचकित हुए। गांव के बाहर की नदी बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए नीले कवच वाली मछली का इस आकार तक बढ़ना दुर्लभ था। लेकिन फिर उसे याद आया कि आसपास के गांवों के लोग अपनी आजीविका के लिए मछली पकड़ने पर निर्भर नहीं थे। शायद इसी वजह से नीले कवच वाली मछली इतनी बड़ी हो सकती थी। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि आपने कहा कि आप मछली पकड़ने में माहिर हैं। फिश स्टोन जैसी विशाल नीले कवच वाली मछली को पकड़ने के लिए उसका बहुत बड़ा होना जरूरी है। आपने उसे कैसे पकड़ा? डॉक्टर चेन ने लू किंग के कुछ हद तक दुबले पतले शरीर को नए सम्मान के साथ देखा। दादाजी चेन, ये सब आपकी दी हुई मछली पकड़ने वाली डोर की बदौलत है, लू किंग ने विनम्रता से कहा। दादाजी चेन, वह डोर बहुत टिकाऊ है। उसके बिना मैं इतनी बड़ी मछली नहीं खींच पाता। जब तक यह उपयोगी था तब तक ठीक था। वैसे भी इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। डॉक्टर चेन ने बिना किसी खास चिंता के हाथ हिलाया। इसके विपरीत उसकी दिलचस्पी लू किंग के हाथ में मौजूद लकड़ी की बाल्टी में अधिक थी। तुम्हारी बाल्टी में क्या है? ये तो काफी भारी लग रही है। क्योंकि लू किंग ने मछलियों को डराने से बचने के लिए बाहर जाते समय बाल्टी में कुछ टहनियां और पत्ते डाल दिए थे, इसलिए डॉक्टर चेन को ये स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा था कि अंदर क्या था। दादाजी चेन, मैं आपको कुछ देना चाहती हूँ, लू किंग ने बाल्टी से डालियां हटाते हुए कहा। कल शियाओ यान और मैंने 2 बड़ी मछलियां पकड़ी। हमने बड़ी वाली नीली कवच वाली मछली खा ली और यह छोटी वाली आपके लिए बचा कर रखी है। सचमुच दादाजी चेन, यह मछली बहुत सुंदर है। दादाजी झांग और बाकी लोग यह नहीं पहचान पाए कि यह किस प्रकार की मछली है। शियाओ यान ने आगे कहा। अरे वाह, आप तो बड़े विचारशील हैं। चलिए देखते हैं कि यह किस प्रकार की मछली है। ये सुनकर डॉक्टर चेन की रुचि और भी बढ़ गई। यह मछली है। लू किंग ने बाल्टी में से सारी टहनियां निकाल दी और उसे बूढ़े डॉक्टर को सौंप दिया। डॉक्टर चेन ने बाल्टी में देखा और आग की लपटों जैसी दिखने वाली मछलियों को देखकर उनका चेहरा पहले तो जम गया और फिर भावुक हो गया। उसने अचानक कहा, क्या ये रेड मून कार्प है? डॉक्टर चेन ने वास्तव में मछली को पहचान लिया था। लू किंग के मन में विचारों की बाढ़ आ गई थी, लेकिन उसने अपने चेहरे पर उलझन का भाव बनाए रखा। दादाजी चेन, क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार की मछली है? डॉक्टर चेन ने शियाओ यान को नीचे उतारा और पास झुककर बाल्टी में हाथ डालकर मछली को छेड़ा और ध्यान से उसकी जांच की। अंत में उन्होंने पुष्टि की, कोई गलती नहीं है, यह एक रेड मून कार्प है। डॉक्टर चेन ने लू किंग को सचमुच आश्चर्यचकित होकर देखा। तुमने एक दुर्लभ लाल चंद्रकाप मछली पकड़ ली। दादाजी चेन, रेड मून कार्प क्या होता है? शियाओ यान ने मासूमियत से पूछा। रेड मून कार्प एक असाधारण मछली है, डॉक्टर चेन ने समझाना शुरू किया। रेड मून कार्प एक दुर्लभ प्रकार की मछली है। कोई भी मछली जिसे दुर्लभ कहा जा सकता है, उसमें अद्वितीय गुण होते हैं। रेड मून कार्प अपने उत्कृष्ट स्वाद के लिए जानी जाती है। कहा जाता है कि इसका स्वाद इतना लाजवाब होता है कि एक बार चखने के बाद आप इसे कभी नहीं भूल पाएंगे। इसी वजह से कुछ लोगों ने इसे दुनिया के 10 सबसे बेहतरीन व्यंजनों में से एक बताया है। उपन्यासों के अध्यायों को सबसे पहले और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर वेबसाइट खोजें। क्या ये 10 सबसे बेहतरीन व्यंजनों में से एक है? इस बार आश्चर्यचकित होने की बारी लू किंग की थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रेड मून कार्प इतनी प्रसिद्ध हो जाएगी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि विशेषज्ञों ने इसे एक अत्यंत ताज़ा व्यंजन के रूप में दर्जा दिया। ये बड़ी लाल मछली तो कमाल की है। शियाओ यान भी अचंभित रह गई। दादाजी चेन, क्या आपने कभी रेड मून कार्प खाई है? एक बार दादाजी को एक रईस के भोज में रेड मून कार्प मछली चखने का मौका मिला था। उसका स्वाद। डॉक्टर चेन ने अपना वाक्य पूरा नहीं किया, लेकिन शियाओ यान भी उनके चेहरे पर उदासी का भाव देख सकती थी। तो दादाजी चेन, आपको ये रेड मून कार्प देना सबसे अच्छा निर्णय होगा, लू किंग ने कहा। मैं ऐसा उपहार स्वीकार नहीं कर सकता, डॉक्टर चेन ने खुद को संभालते हुए कहा। क्या आपको पता है कि शहर में इस लाल चांद कार्प मछली की कीमत कितनी होगी? लू किंग ने अपना सिर हिलाया। 100 ताइल चांदी। डॉक्टर चेन ने एक उंगली उठाई और लू किंग के चेहरे पर हैरानी देखकर आगे कहा। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाली रेड मून कार्प मछली कम से कम 100 ताइल चांदी में बिक सकती है। एक मछली की कीमत 100 ताइल चांदी है? लू किंग ने हैरानी से पूछा।
वह जानता था कि इस दुनिया में चांदी बहुत मूल्यवान है। एक ताइल चांदी से 3 लोगों के परिवार का 1 महीने तक गुजारा हो सकता था। और उनकी स्मृति में लू परिवार के सबसे समृद्ध समय में भी उनके पास बचत के रूप में 10 ताइल चांदी भी नहीं थी। अब एक मछली की कीमत 100 ताइल थी, जो उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी। असल बात तो ये थी कि यह एक साधारण सी दुर्लभ मछली थी जिसमें लाल रंग की हल्की सी झलक थी। अगर यह सचमुच लाल रोशनी के स्तर वाली आध्यात्मिक मछली होती तो वह कितनी अनमोल होती। लू किंग, ये दुनिया बहुत विशाल है, डॉक्टर चेन ने आह भरते हुए कहा। उन रईसों का दैनिक खर्च आम लोगों की कल्पना से परे है। क्या आप जानते हैं कि उनके भोज के आयोजन में कितना खर्च आता है? लू किंग ने फिर से अपना सिर हिलाया। कम से कम 1000 चांदी के सिक्के। अगर वे विशिष्ट अतिथियों का स्वागत कर रहे हैं तो खर्चा और भी अधिक अकल्पनीय होगा। ये लाल चंद्रमा का एक दुर्लभ व्यंजन है। उन धनी रईसों के लिए मात्र 100 ताइल चांदी कुछ भी नहीं है। लू किंग का मुंह खुला का खुला रह गया। उसके चेहरे पर आधी बनावटी मुस्कान थी, लेकिन बाकी आधी सच्ची हैरानी थी। वास्तव में चाहे कोई भी दुनिया हो, धनी लोगों की फिजूल खर्ची हमेशा इतनी अतिरंजित होती है। अच्छा, तो क्या तुम अब भी मुझे ये रेड मून काप देना चाहते हो? लू किंग के चेहरे पर अविश्वास का भाव देखकर डॉक्टर चेन ने चिढ़ाते हुए कहा। लू किंग को होश आया, एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर दृढ़ता से सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, मैं इसे दे दूंगा। दादाजी चेन की जीवन रक्षक कृपा के आगे 100 ताइल चांदी क्या है? आपके बिना मैं यहाँ खड़ा भी नहीं होता। लाल चांद काप मछली पकड़ना तो दूर की बात है। हा हा हा। डॉक्टर चेन अचानक जोर से हंस पड़े। कुछ देर हंसने के बाद वह रुक गया और संतुष्ट भाव से बोला, मैं आपकी दयालुता से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन मैं इस रेड मून काप को स्वीकार नहीं कर सकता। इतनी कीमती मछली को खाना मेरे लिए बहुत व्यर्थ होगा। लेकिन दादाजी चेन, लू किंग और भी कुछ कहना चाहता था, लेकिन डॉक्टर चेन ने उसे रोकने के लिए अपना हाथ उठा दिया। ठीक है, तो बात पक्की हो गई। मछली मेरे पास छोड़ दो। 2-4 दिनों में मैं इसे शहर ले जाकर बेच दूंगा। बदले में मुझे चांदी मिल जाएगी और तुम उसे अपने घरेलू खर्चों के लिए घर ले जा सकते हो। लू किंग ने मुंह खोला लेकिन आगे कुछ नहीं कहा। उसने बस इतना कहा, ठीक है, लेकिन दादाजी चेन, मछली बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे पहले आपके पिछले इलाज का खर्चा पूरा किया जाना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर चेन ने सिर हिलाया, लेकिन उसने लू किंग को यह नहीं बताया कि उसने पहले जो काढ़ा बनाया था उसमें मौजूद कीमती जड़ी बूटियां इस रेड मून काप से कम मूल्यवान नहीं थीं। डॉक्टर चेन को ये बात समझ आ गई थी कि लू किंग एक बहुत ही अभिमानी युवक था। अगर उसे उस काढ़े की कीमत पता होती तो शायद वह रेड मून काप को बेचकर मिलने वाला पैसा स्वीकार नहीं करता। डॉक्टर चेन ने बाल्टी में मौजूद रेड मून काप मछली को फिर से देखा। फिर उसने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, दुर्भाग्यवश ये लाल चांद काप मछली दिखने में तो अच्छी है, लेकिन थोड़ी ज्यादा बड़ी है। इसकी कीमत 100 टेल्स के बराबर नहीं होगी, बल्कि उससे थोड़ी कम ही होगी। क्यों दादाजी चेन, क्या मछली का आकार बड़ा होना बेहतर नहीं होगा? शियाओ यान ने हैरानी से पूछा। आमतौर पर ऐसा ही होता है, लेकिन रेड मून काप के मामले में ऐसा नहीं है, डॉक्टर चेन ने समझाया। रेड मून काप की सबसे अनोखी बात इसकी ताजगी है। आमतौर पर लगभग 2 पाउंड वजन वाली रेड मून काप सबसे नर्म और स्वादिष्ट होती है। अगर इसका वजन इससे अधिक हो जाता है तो स्वाद में कोई कमी नहीं आती, लेकिन मांस थोड़ा सख्त हो जाता है, इसलिए इसका मूल्य स्वाभाविक रूप से कम हो जाता है। लू किंग ये बात समझ सकती थी। यह उसके पिछले जीवन के कुछ समुद्री भोजन की तरह था, जो आकार में बड़ा होने पर महंगा नहीं होता था, बल्कि आकार में छोटा होने पर प्रति इकाई कीमत अधिक होती थी। इसका मूल्य चाहे जो भी हो, यह आप पर निर्भर करता है, दादाजी चेन, लू किंग ने कहा। रेड मून काप कितनी भी कीमती क्यों न हो, लू किंग उसे खुद नहीं बेच सकता था। उसका मानना था कि अगर उसने इतनी दुर्लभ मछली को शहर में लाने की हिम्मत की तो भले ही वह उसे बेच दे, फिर भी वह शहर से सुरक्षित बाहर नहीं निकल पाएगा। शायद केवल डॉक्टर चेन जैसे चिकित्सक ही इस तरह के लेन देन में शामिल होने के योग्य थे। वैसे रेड मून काप हमेशा से ही दुर्लभ रही है और इसके स्वभाव को समझना मुश्किल है। यह एकांत पसंद करती है और इसे ढूंढना कठिन है। आपने इसे कैसे पकड़ा? डॉक्टर चेन ने उत्सुकता से पूछा। शायद ये किस्मत थी। कल नीले कवच वाली मछली पकड़ने के बाद मैंने थोड़ी देर और मछली पकड़ना जारी रखा और संयोग से मुझे ये लाल चंद्रमा काप मिल गई, लू किंग ने जवाब दिया, लेकिन वह गहराई से सोच रहा था। आदतों को पहचानना मुश्किल है। तो क्या डॉक्टर चेन को भी यह नहीं पता था कि रेड मून काप को ब्लड एप्रिकॉट खाना पसंद है? शायद ये सचमुच आपकी किस्मत थी, डॉक्टर चेन ने आह भरते हुए कहा। हो सकता है स्वर्ग को आप और आपकी बहन के कठिन जीवन पर दया आ गई हो, इसलिए उसने आपको ये सौभाग्य प्रदान किया। डॉक्टर चेन ने लू किंग के अचानक बीमारी से ठीक होने के बारे में सोचा। शायद लू किंग की बीमारी में अचानक सुधार का कारण भी यही था। कुछ देर आहें भरने के बाद डॉक्टर चेन ने अस्थायी रूप से रेड मून काप को अपने घर में एक पानी की टंकी में रखा और फिर लू किंग पर एक्यूपंक्चर करना शुरू कर दिया। इस बार एक्यूपंक्चर के बाद लू किंग पिछली बार की तुलना में कम समय तक सोई। जब वह जागा तो उसने देखा कि डॉक्टर चेन अभी भी आंगन में शियाओ यान के साथ बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, और पत्थर की मेज पर शकरकंद के केक की एक प्लेट अभी भी रखी हुई थी। तुम जाग गए हो, आओ पहले कुछ खा लो। लू किंग को बाहर आते देख डॉक्टर चेन ने नाश्ते की थाली उसकी ओर बढ़ा दी। इस बार लू किंग ने मना नहीं किया। उसने केक का एक टुकड़ा उठाया और धीरे धीरे उसे खाने लगा। डॉक्टर चेन ने लू किंग के चेहरे के भावों को देखा और सिर हिलाया।
बुरा नहीं है। लगता है कि तुम पिछले कुछ दिनों से मेरी सलाह मान रहे हो और खाने पीने में कोई कमी नहीं कर रहे हो। दादाजी चेन, मैं और मेरा भाई हर रोज अच्छा खाना खा रहे हैं। मेरे भाई का खाना वाकई बहुत अच्छा है, शियाओ यान ने गर्व से कहा। हाँ दादाजी, देख सकते हैं। डॉक्टर चेन ने स्नेहपूर्वक छोटी बच्ची के सिर पर थपथपाया। अपनी चिकित्सा कुशलता के बावजूद वह ये कैसे नहीं देख सका कि भाई बहनों के चेहरे की रंगत कुछ दिनों पहले की तुलना में काफी बेहतर हो गई थी। लू किंग के केक के कुछ टुकड़े खाने के बाद डॉक्टर चेन धीरे धीरे बोले, मैंने पहले भी कहा था कि इस एक्यूपंक्चर सेशन के बाद मैं आपको मेरे साथ आधे घंटे के लिए औषधीय जड़ी बूटियों का अध्ययन करने की अनुमति दूंगा। क्या आपको याद है? लू किंग तुरंत सीधा बैठ गया और गंभीरता से बोला, बेशक। लू किंग को याद है। तो क्या अब भी आप औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं? बेशक, जड़ी बूटियों में लू किंग की रुचि कभी कम नहीं हुई है। ये तो अच्छी बात है। डॉक्टर चेन मुस्कुराए। मुझे लगा था कि रेड मून काप पकड़ने और जल्द ही बड़ी रकम मिलने के बाद शायद आप हर्बल मेडिसिन में रुचि नहीं रखेंगे। लू किंग न केवल जीविका कमाने के लिए बल्कि विभिन्न जड़ी बूटियों के चमत्कारी गुणों और उनसे बीमारियों के इलाज के तरीकों के बारे में सच्ची जिज्ञासा के कारण औषधीय जड़ी बूटियों के बारे में सीखना चाहता है। लू किंग ने गंभीरता से कहा, अगर ऐसा है तो मेरे साथ आइए। डॉक्टर चेन उठे और घर के अंदर चले गए। लू किंग जल्दी से उनके पीछे पीछे चली गई। अंदर जाकर डॉक्टर चेन ने एक किताब निकाली और लू किंग को दे दी। ये 100 जड़ी बूटियों का संग्रह है। इसमें विभिन्न जड़ी बूटियों के नाम, चित्र और उनके उगने की विधि का विवरण है। इसे लीजिए और ध्यान से पढ़िए। आंगन में सूख रही जड़ी बूटियों से इसकी तुलना कीजिए। अगर कोई सवाल हो तो मुझसे पूछिए। किताब को हाथ में पकड़े हुए लू किंग दंग रह गई। दादाजी चेन, क्या आपने यह नहीं कहा था कि मैं आपसे सीखते हुए जड़ी बूटियों को सुखाने में आपकी मदद करूंगी? अब उन्हें सीधे एक किताब थमा दी गई। लू किंग जानती थी कि इस दुनिया में किताबें अनमोल हैं। पहली बात तो ये कि कागज महंगा था और दूसरी बात ये कि स्याही भी महंगी थी। मूल मालिक के दादाजी एक आपदा से भागते समय अपने साथ कुछ किताबों के अलावा कुछ भी नहीं लाए थे। दुर्भाग्यवश भागने के दौरान वे किताबें खो गईं। परिणामस्वरूप मूल मालिक अक्सर अपने दादाजी को यह विलाप करते हुए सुनता था कि उन पारिवारिक विरासत की किताबों का खो जाना उनके पूर्वजों के लिए बहुत बड़ा अपमान था। बाद में परिवार की गरीबी के कारण वे कागज और स्याही खरीदने में असमर्थ हो गए। इसलिए लू के दादाजी उन पारिवारिक विरासत की किताबों को कभी दोबारा नहीं लिख पाए। इस प्रकार मूल मालिक केवल कुछ अक्षरों को ही पहचान पाता था और उसकी लेखन क्षमता बहुत ही सतही थी। क्या बात है, क्या आप तैयार नहीं हैं? डॉक्टर चेन ने पूछा। बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, लू किंग ने तुरंत जवाब दिया। वह इस संसार में ज्ञान का महत्व जानता था। तो फिर बात पक्की हो गई। अब आप सीखना शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर चेन के आग्रह को देखकर लू किंग को केवल किताब लेकर आंगन में वापस लौटना पड़ा। कुछ देर तक शियाओ यान को निर्देश देने के बाद उसने एक शांत जगह ढूंढी और किताब खोली। हालांकि कुछ पन्ने पलटने के बाद लू किंग ने भौहें चढ़ा लीं, क्योंकि 100 जड़ी बूटियों का संग्रह में कई जड़ी बूटियों के नाम काफी विचित्र थे और उनके लक्षण बहुत अस्पष्ट थे। मूल मालिक को ज्यादा अक्षर ज्ञान नहीं था। हालांकि उसे अपने पिछले जीवन की यादें थीं, लेकिन दोनों दुनियाओं के पात्र कुछ हद तक अलग थे। कुछ पात्र ऐसे थे जिन्हें वह पहचान नहीं पाया। परिणामस्वरूप 100 जड़ी बूटियों का ये संग्रह पढ़ना बहुत चुनौतीपूर्ण था। इस रफ्तार से तो उसे पता ही नहीं था कि किताब में मौजूद ज्ञान को सीखने में कितना समय लगेगा। लू किंग जानता था कि वह असाधारण रूप से बुद्धिमान नहीं था, न ही उनमें एक नज़र में 10 पंक्तियां पढ़ने और तुरंत सब कुछ समझने की क्षमता थी। अपने पिछले जीवन में वह सामान्य बुद्धि वाला एक साधारण व्यक्ति था जिसे नियमित विश्वविद्यालय में मुश्किल से प्रवेश पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। इसलिए 100 जड़ी बूटियों का संग्रह सीखने के लिए उन्होंने अनुमान लगाया कि उन्हें उतनी ही लगन की आवश्यकता होगी जितनी कि वे कॉलेज प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी करते समय लगाते थे। खुद को प्रोत्साहित करते हुए लू किंग ने पढ़ना जारी रखा। फिर जैसे ही वह पढ़ रहा था, जड़ी बूटियों की किताब से अचानक एक हल्की सफेद रोशनी निकलने लगी। 100 जड़ी बूटियों का संकलन, एक ऐसी पुस्तक जिसमें विभिन्न जड़ी बूटियों के बारे में जानकारी दर्ज है। इस पुस्तक को पढ़ने से आपको दुनिया भर की जड़ी बूटियों की एक सामान्य समझ मिल सकती है। क्या आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं? पहले 2 संदेश तो ठीक थे, लेकिन जब तीसरा संदेश आया तो लू किंग पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। अध्याय 23 डाउनलोड के साथ आगे बढ़ें। जब लू किंग ने नोट पर प्रॉम्प्ट देखा तो वह स्तब्ध रह गया। फिर वह मुस्कुराया। उनकी क्षमताएं हमेशा उन्हें ही आश्चर्यचकित कर देती थीं। वह कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका से निपटने के तरीके को लेकर चिंतित थे और अब ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें ठीक समय पर एक तकिया मिल गया हो। बिना किसी झिझक के लू किंग ने डाउनलोड करने का विकल्प चुना। डाउनलोडिंग जारी है। वर्तमान प्रगति 1%। लू किंग धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करता रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद उसने देखा कि प्रगति पट्टी में कोई हलचल नहीं हुई है। असमंजस में पड़कर उसने कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका को उठाया और धीरे धीरे शुरू से उसके पन्ने पलटने लगा। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, प्रगति पट्टी हिलने लगी। 1%, 2%, 3%, 98%, 99%, 100%। कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका डाउनलोड पूरा हो गया है। क्या आप सीखना जारी रखना चाहते हैं? जब लू किंग ने पूरी किताब पढ़ ली तो उसकी क्षमता ने संकेत दिया कि डाउनलोड पूरा हो गया था। एक नया प्रॉम्प्ट दिखाई दिया। लू किंग ने सीखने का विकल्प चुना। अगले ही क्षण अचानक ज्ञानोदय की तरह बड़ी मात्रा में जानकारी उनके दिमाग में उमड़ पड़ी, जिससे वे कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका
की सामग्री को जल्दी से याद करने और समझने में सक्षम हो गए। बाहर से देखने पर ऐसा लग रहा था मानो लू किंग बस किताब को टकटकी लगाकर देख रहा हो। उसके मन में क्या क्या परिवर्तन हो रहे थे यह कोई नहीं जानता था। जड़ी बूटियों का अध्ययन वास्तव में गहन और व्यापक है। कुछ देर बाद लू किंग को होश आया और उसने प्रशंसा से आह भरी। इस समय तक उन्होंने कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका को पूरी तरह से याद कर लिया था। उन्हें इसकी विषय वस्तु की बुनियादी समझ भी थी। पुस्तक में वर्णित विभिन्न जड़ी बूटियों के नाम और विशेषताएं अब उसे ज्ञात थीं। बेशक ये समझ अभी भी सैद्धांतिक थी। इसके बाद कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका के सार को सही मायने में समझने के लिए उन्हें वास्तविक जड़ी बूटियों की तुलना करने की आवश्यकता थी। हालांकि इस स्तर तक याद करने से भी लू किंग को जड़ी बूटी चिकित्सा की गहराई के प्रति गहन सराहना प्राप्त हो गई थी। कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका में सैकड़ों जड़ी बूटियों का रिकॉर्ड दर्ज था, लेकिन ये दुनिया में मौजूद असंख्य जड़ी बूटियों का महज एक छोटा सा हिस्सा था। इन जड़ी बूटियों के संयोजन और विभिन्न रूपों से बीमारियों के इलाज के लिए कई तरह के उपचार तैयार किए जा सकते थे, जो वास्तव में जादुई था। जड़ी बूटियों के चमत्कारों को समझने के बाद लू किंग की रुचि और भी बढ़ गई। हालांकि उन्हें पूरी किताब याद थी, फिर भी वे अपने हाथों में मौजूद कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका को पढ़ते रहे और नई अंतर्दृष्टि प्राप्त करने के लिए उसकी समीक्षा करते रहे। डॉक्टर चेन अंदर ही इंतजार कर रहे थे कि लू किंग उनसे सवाल पूछने के लिए उनके पास आए। लू किंग को देखे बिना लंबे इंतजार के बाद वह जांच करने के लिए बाहर निकला। उसने लू किंग को कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका में मग्न देखा। श्याओ यान दूसरे कोने में तितलियों के साथ खेल रही थी, अपने भाई को परेशान नहीं कर रही थी। डॉक्टर चेन को राहत का एहसास हुआ। ऐसा प्रतीत होता था कि जड़ी बूटियों में लू किंग की रुचि वास्तविक थी, अन्यथा वह कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका जैसी नीरस पुस्तक में इतना मग्न क्यों होता। हालांकि कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका को समझना आसान नहीं था। जैसे ही डॉक्टर चेन लू किंग से पूछने ही वाले थे कि क्या उनके कोई सवाल हैं, आंगन के बाहर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आईं। डॉक्टर चेन, क्या डॉक्टर चेन घर पर हैं? मैं यहाँ हूँ। बाहर से आ रही घबराहट भरी आवाजों को सुनकर डॉक्टर चेन तुरंत उनका अभिवादन करने के लिए आगे बढ़े। लू किंग भी घबरा गई और हाथ में किताब लिए खड़ी हो गई। उसने देखा कि कई ग्रामीण एक बेहोश आदमी को आंगन में ला रहे थे और डॉक्टर चेन उन्हें उसे बीच में रखने का निर्देश दे रहे थे। लू किंग ने बेहोश पड़े व्यक्ति को झाओ शू के रूप में पहचाना, जो एक अन्य ग्रामीण था जिसे उसे अंकल झाओ कहकर संबोधित करना चाहिए था। इस समय अंकल झाओ पूरी तरह भीगे हुए थे, उनका चेहरा पीला पड़ गया था, उनका पेट फूला हुआ था और वे बेहोश थे। एक तरफ हट जाओ और मुझे देखने दो। डॉक्टर चेन ने ग्रामीणों को उस व्यक्ति को नीचे रखने और फिर पीछे हटने का निर्देश दिया। डॉक्टर चेन की बात न मानने की हिम्मत किसी ने नहीं की और सब तुरंत दूर खड़े हो गए। उनमें से एक लू किंग के ठीक सामने पीछे हट गया। लू किंग ने हल्के से उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, दांगे। ग्रामीण उछल पड़ा, पीछे मुड़ा और लू किंग को देखकर आश्चर्यचकित रह गया। लू किंग, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस बारे में बाद में बात करेंगे, लू किंग ने धीरे से कहा। चाचा झाओ को क्या हुआ? वह पानी में गिर गया। अगर हम आसपास न होते तो वह नदी में बह जाता, वांग दान ने जवाब दिया। वह पानी में कैसे गिर गया? लू किंग ने हैरानी से पूछा। क्या तुम दोनों आमतौर पर साथ में मछली पकड़ने नहीं जाते? वह आज हमारे साथ नहीं था, वह अकेले ही किसी दूसरी जगह मछली पकड़ने गया था। कहाँ? वांग दान का चेहरा बेचैन हो गया। उसने चारों ओर देखा और फुसफुसाते हुए कहा, यह वही जगह होनी चाहिए जहाँ तुमने कल बड़ी मछली पकड़ी थी। लू किंग कुछ पल चुप रही और बोली, वह जगह खतरनाक नहीं होनी चाहिए। मैंने उसे काफी समतल बनाया है, मुझे इसके बारे में पता नहीं है। हमने बस उसकी मदद के लिए चीखें सुनी। जब तक हम वहां पहुंचे वह पहले ही नदी में बह चुका था, बहुत दूर जा चुका था और लगभग डूब रहा था, वांग दान ने बताया और फिर मानो कुछ याद करते हुए कहा, जब हमने अंकल झाओ को बचाया तो वह अभी भी अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को कसकर पकड़े हुए थे, लेकिन रस्सी टूट गई थी। लू किंग फिर चुप हो गया। उसके मन में एक परिकल्पना आकार ले रही थी, लेकिन फिर भी उसने पूछा, क्या अंकल झाओ तैरना नहीं जानते? नहीं, अगर वह तैरना जानता होता तो डूबता नहीं। वहाँ की धारा इतनी तेज नहीं है। लू किंग अवाक रह गई। तैरना न जानते हुए भी अकेले नदी में मछली पकड़ने जाना और मछली पकड़ने वाली छड़ी पकड़ने के लिए पानी में उतरने का साहस करना। अंकल झाओ बहुत ही लापरवाह थे। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर वेबसाइट खोजें। अपने मछली पकड़ने के अनुभव के आधार पर लू किंग को इस बात का काफी अच्छा अंदाजा था कि अंकल झाओ पानी में कैसे गिरे, लेकिन सटीक कारण का पता उन्हें जागने तक ही चल पाएगा। लू किंग ने आंगन के केंद्र की ओर देखा। इस समय डॉक्टर चेन को अन्य ग्रामीणों से पता चला कि अंकल झाओ के बेहोश होने का कारण पानी में गिरना था। उसने तुरंत अंकल झाओ का मुंह खोलकर यह जांच की कि कहीं कोई रुकावट तो नहीं है। ये सुनिश्चित करने के बाद कि उसकी सांस लेने में कोई रुकावट नहीं है, उसने अपने हाथ अंकल झाओ की छाती और पेट पर रखे। एक अज्ञात तकनीक का उपयोग करते हुए उसने धीरे से दबाया और अगले ही पल अंकल झाओ ने गंदा पानी का एक बड़ा घूंट उल्टी कर दिया। डॉक्टर चेन ने दोबारा दबाया और एक और घूंट गंदा पानी बाहर आया। उन्होंने इस प्रक्रिया को जारी रखा और हर बार दबाने पर अधिक पानी बाहर निकलता गया। 7-8 बार दबाने के बाद पानी की मात्रा काफी कम हो गई। 1 दर्जन से अधिक बार दबाने के बाद अंकल झाओ, जो बेहोश थे, अचानक खांसने लगे और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने लगे। वह जाग गया है, वह जाग गया है। अंकल झाओ जीवित हैं। डॉक्टर
चेन कमाल के हैं। गांव वाले खुशी से झूम उठे। वे डॉक्टर चेन के चिकित्सा कौशल से बहुत प्रभावित थे। जब वे अंकल झाओ को लेकर आए तो उन्होंने देखा कि उनकी छाती मुश्किल से हिल रही थी और उन्हें लगा कि शायद वे बच न पाएं। लेकिन डॉक्टर चेन के चमत्कारी हाथों ने उन्हें फिर से जीवनदान दे दिया था। अंकल झाओ को थोड़ी देर खांसी आई और धीरे धीरे उन्हें होश आ गया। वह असमंजस में चारों ओर देखने लगा। मैं कहाँ हूँ? अध्याय 24। मैं कहाँ हूँ? बूढ़े झाओ जाग उठे। अपने चारों ओर मौजूद लोगों को देखते हुए उन्होंने उलझन में पूछा, बूढ़े झाओ, क्या तुम भूल गए? तुम पानी में गिर गए थे और लगभग डूब ही गए थे। हमने तुम्हें बचा लिया। हाँ, हमने आपकी चीखें सुनी। जब हम वहां पहुंचे तो आप लगभग पानी में डूब चुके थे। अगर उस बूढ़े डॉक्टर के उत्कृष्ट चिकित्सा कौशल न होते तो अब तक आप अपने पिता को परलोक में देख रहे होते। तुम पानी में कैसे गिर गए? क्या किसी मछली ने तुम्हें खींच लिया? जब ग्रामीण उसके चारों ओर बातें कर रहे थे तब बूढ़े झाओ को आखिरकार कुछ देर पहले हुई घटनाओं की याद आई। वह झटके से सीधा बैठ गया। हाँ, मछली। मेरी मछली पकड़ने वाली छड़ी कहाँ है? तुम्हें अभी भी अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी याद है? जब हमने तुम्हें बाहर निकाला तो तुमने उसे इतनी कसकर पकड़ रखा था कि हमने उसे नदी के किनारे फेंक दिया। एक ग्रामीण ने जवाब दिया। अरे नहीं, तुमने मेरी छड़ी क्यों फेंक दी? वो कहाँ है? बूढ़ा झाओ चिंतित हो गया। ग्रामीण नाराज होकर बोला, आप क्या कह रहे हैं बूढ़े झाओ? हमने आपकी जान बचाई और आपने हमें धन्यवाद तक नहीं दिया। अब आप हमें दोष दे रहे हैं। बिल्कुल सही। अगर हमें पता होता तो हम तुम्हें बचाते नहीं और डूबने देते। अकृतघ्न, तुम्हें बूढ़े डॉक्टर के पास ले जाने में हमने कितनी परेशानी उठाई। अन्य ग्रामीणों ने भी अपनी असंतुष्टि व्यक्त की। ये सब मुझे बस अपनी छड़ी की चिंता थी। इसे बनाने में मैंने बहुत मेहनत की है। इसे गलत मत समझना और मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। अपनी गलती का एहसास होने पर ओल्ड झाओ ने तुरंत आभार व्यक्त किया। गांव वाले भले ही थोड़े रूखे स्वभाव के थे लेकिन दिल से नर्म थे। बूढ़े झाओ के धन्यवाद को देखकर उनके चेहरे भी नर्म पड़ गए। ठीक है, उस छड़ी को भूल जाओ। बस हमें बताओ, तुम पानी में कैसे पहुंच गए? मुझे याद है कि तुम इससे पहले कभी नदी के पास नहीं गए थे। मैं खुद कूद गया था। बूढ़े झाओ के होंठ कुछ बार फड़फड़ाए और फिर उसने कबूल किया। तुम खुद ही नदी में कूद गए? एक ग्रामीण ने अविश्वास से कहा, क्या तुम्हें तैरना नहीं आता? तुमने नदी में कूदने की हिम्मत कैसे की? मुझे कैसे पता चलता कि पानी इतना गहरा है? मुझे लगा था कि यह सिर्फ मेरी जांघों तक ही आएगा। बूढ़े झाओ ने अपना बचाव किया। तो फिर तुम कूद क्यों पड़े? दरअसल मैंने गलती से मछली को छड़ी खींचने दी और जल्दबाजी में मैं उसे वापस लाने के लिए पानी में कूद गया। पास ही में लू किंग। आशा के अनुसार जब वांग दान ने पहले ये कहानी सुनाई थी तो उसने अनुमान लगाया था कि बूढ़े झाओ ने अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी को बचाने के लिए छलांग लगाई थी। उसने अपने पिछले जीवन में ऐसी घटनाएं कई बार देखी थीं। उसने खुद भी इसी तरह के काम किए थे। उन्हें इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ओल्ड झाओ इतना लापरवाह होगा, यहाँ तक कि उसे तैरना भी नहीं आता होगा। तुम बेवकूफ। अन्य ग्रामीण ये जानकर स्तब्ध रह गए कि ओल्ड झाओ लगभग क्यों डूब गया था। तुम्हारी वो पुरानी छड़ी किसी काम की नहीं है। तुम पहाड़ से एक नई छड़ी काटकर ले सकते हो। इसके चक्कर में तुम लगभग अपनी जान गंवा बैठे थे। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? ओल्ड झाओ के करीबी एक ग्रामीण ने उन्हें डांट लगाई। बूढ़े झाओ बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। वह यह मानने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कि बात सिर्फ मछली पकड़ने वाली छड़ी की नहीं थी। बात यह भी थी कि एक बड़ी और दुर्लभ मछली उसके कांटे में फंस गई थी जो आसानी से उसकी छड़ी को खींचकर ले जा सकती थी। वह उसे जाने नहीं देना चाहता था। कल लू किंग ने 2 बड़ी मछलियां पकड़ी थीं, जिससे लू किंग को बेहद ईर्ष्या हुई। इतनी बड़ी मछली से कई बार का भोजन मिल सकता था। आखिरकार उसे खुद एक बड़ी मछली पकड़ने का मौका मिला और वह इसे हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लेकिन इस घटना ने उन्हें इस बात की पुष्टि कर दी कि उस स्थान पर वास्तव में बड़ी मछलियां थीं। अगली बार अगर वह ज्यादा सावधान रहे तो वह निश्चित रूप से एक मछली पकड़ लेगा। गांव वालों को बूढ़े झाओ के विचारों की जानकारी नहीं थी, वरना उन्हें एक बार फिर डांट सुननी पड़ती। बूढ़े झाओ ने उठने की कोशिश की लेकिन खुद को कमजोर और शक्तिहीन पाया। उनका सिर भी चकरा रहा था और वे अपने शरीर को हिला नहीं पा रहे थे। वह चौंक गया। बूढ़े डॉक्टर, मुझे क्या हुआ है? मैं हिल क्यों नहीं पा रहा हूँ? डॉक्टर चेन ने आह भरते हुए कहा, तुम बहुत देर तक पानी में भीगे रहे। ठंड तुम्हारे शरीर में घुस गई और तुमने नदी का गंदा पानी भी बहुत पी लिया, जिससे तुम्हारी तिल्ली और पेट को नुकसान पहुंचा है। तुमने काफी देर तक सांस भी रोक रखी थी। हालांकि मैंने गंदा पानी निकाल दिया और तुम्हें जगा दिया, लेकिन तुम्हारे शरीर को नुकसान पहुंच चुका है। मुझे क्या करना चाहिए डॉक्टर? कृपया मेरी जान बचाइए। बूढ़ा झाओ भयभीत होकर जल्दी से गिड़गिड़ाने लगा। बड़ी मछली पकड़ने का ख्याल उसके मन से काफी समय पहले ही गायब हो चुका था। शांत हो जाइए, मैं डॉक्टर हूँ और मैं आपका इलाज करूंगा, डॉक्टर चेन ने उन्हें आश्वस्त किया। लेकिन आप बूढ़े हैं और आपका ठीक होना आसान नहीं होगा। आपको कुछ समय आराम करने और स्वस्थ होने की जरूरत है। क्या मैं दोबारा चल पाऊंगा? बूढ़े झाओ ने उम्मीद से पूछा। चलने फिरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपकी रिकवरी कितनी अच्छी होगी यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितना आराम करते हैं, डॉक्टर ने जवाब दिया। जब तक मैं चल सकता हूँ। बूढ़े झाओ ने थोड़ा राहत महसूस की। उन्हें सचमुच डर था कि वे लकवाग्रस्त हो जाएंगे। मेरे पिता कहाँ है? जैसे ही ओल्ड झाओ ने राहत की सांस ली, आंगन के बाहर हलचल मच गई और लोगों का एक समूह अंदर घुस आया। उनका नेतृत्व 2 युवक, एक महिला और एक बुजुर्ग महिला कर रहे थे। उनके पीछे पीछे अन्य ग्रामीण भी आ रहे थे जिन्होंने खबर सुनी थी और वहां पहुंच गए थे।
पिता। जब उस युवक ने बूढ़े झाओ को लेटे हुए देखा तो वह तुरंत उसके पास दौड़कर गया। मैंने दशान से सुना कि तुम पानी में गिर गए थे और तुम्हें बूढ़े डॉक्टर के पास ले जाया गया था। क्या हुआ था? वांग दान और उसके समूह ने ओल्ड झाओ को लाते समय उसके परिवार को सूचित कर दिया था। मैं अब ठीक हूँ, बूढ़े झाओ ने अपने बेटे की ओर देखते हुए अपराधबोध महसूस करते हुए कहा। ठीक है, एक ग्रामीण ने तुरंत उसका पर्दाफाश कर दिया। अमीन, तुम्हारे पिता अकेले मछली पकड़ने गए थे, खुद नदी में कूद गए और लगभग मर ही गए। फिर उसने पूरी कहानी सुनाई। जैसे ही उसने अपनी बात समाप्त की, बूढ़ी महिला, ओल्ड झाओ की पत्नी, रोने और गाली देने लगी। अरे नीच आदमी, मैंने तुमसे कहा था कि मछली पकड़ने मत जाओ, लेकिन तुम अड़े रहे। तुम्हें तैरना नहीं आता तो नदी के पास जाकर उसमें कूदना क्यों चाहते हो? क्या तुम मरना चाहते हो और मुझे भी अपने साथ ले जाना चाहते हो? ओल्ड झाओ के बेटे झाओ मिंग भी नाखुश दिखे, लेकिन एक बेटे के रूप में वह अपने पिता को डांट नहीं सकता था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और उच्चतम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवेलफायर नेट वेबसाइट खोजें। वह केवल इतना ही समझा सका, पिताजी, शायद हमें मछली पकड़ना बंद कर देना चाहिए। घर पर खाने के लिए मछलियों की कमी नहीं है, तो फिर इस पर जोर क्यों देना? दूसरे बेटे ने कहा, जी पिताजी, अगर आपको कुछ भी चाहिए तो बस बता दीजिए, चाहे कितना भी मुश्किल हो, हम आपके लिए ले आएंगे। दोबारा ऐसे खतरनाक काम मत करना, मैं अब और नहीं जाऊंगा, कभी नहीं। पत्नी और बेटों की बातों से शर्मिंदा होकर बूढ़े झाओ ने सहमति दे दी। चिंता मत करो अमीन, अगर तुम्हारे पिता दोबारा मछली पकड़ना चाहें भी तो नहीं पकड़ सकते, एक ग्रामीण ने कहा। बूढ़े डॉक्टर ने बताया है कि तुम्हारे पिता पानी से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं और उन्हें ठीक से आराम करने की जरूरत है, वरना भविष्य में उन्हें चलने फिरने में परेशानी होगी। क्या? ओल्ड झाओ का परिवार सदमे में था। अध्याय 25। अंत में पत्नी की डांट फटकार के बीच बूढ़े झाओ को उनके दोनों बेटे उठाकर ले गए। डॉक्टर चेन ने उनका एक्यूपंक्चर किया और कुछ दवाइयां दी। जब बूढ़े झाओ घर लौटे तब तक उनके चेहरे की रंगत में काफी सुधार हो चुका था। ओल्ड झाओ के परिवार के चले जाने के बाद ग्रामीणों ने अपने उत्साह का स्रोत खो दिया था, इसलिए वे डॉक्टर चेन को और परेशान करने से हिचकिचा रहे थे और तितर बितर होने लगे। लू किंग, क्या आप जा रहे हैं? वांग डैन ने लू किंग से पूछा। लू किंग, तुम यहाँ क्यों हो? शियाओ यान भी यहाँ है। तभी अन्य ग्रामीणों ने लू किंग और शियाओ यान को कोने में खड़े देखा। मैं तो पूरे समय यहीं थी, लेकिन सब लोग अंकल झाओ की हालत को लेकर चिंतित थे और किसी ने मुझे देखा तक नहीं, लू किंग ने मुस्कुराते हुए कहा। भाई दान, आप पहले वापस जाइए, मुझे दादाजी चेन से कुछ सवाल पूछने हैं। कोई सवाल? वांग दान ने आखिरकार लू किंग के हाथ में किताब देखी और समझ गया। क्या आप डॉक्टर चेन से सीख रहे हैं? उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर वेबसाइट खोजें। हाँ, मैं दादाजी चेन से जड़ी बूटियों के बारे में कुछ जानकारी सीख रही हूँ, लू किंग ने बिना किसी झिझक के स्वीकार किया। गांव वाले अचंभित रह गए। क्या वाकई बुजुर्ग डॉक्टर लू किंग को इतना महत्व देते थे? शुरुआती हैरानी के बाद ईर्ष्या की भावना उत्पन्न हुई। उस बुजुर्ग डॉक्टर की चिकित्सा कुशलता जग जाहिर की। वह मरणासन व्यक्ति को जीवन दान दे सकते थे। कई लोगों ने पहले लू किंग को बीमार देखा था, लेकिन वह बुजुर्ग डॉक्टर के एक ही नुस्खे से ठीक हो गया था। इससे पहले जब ओल्ड झाओ पानी में गिर गया तो उन्होंने सुना कि उसका चेहरा पीला पड़ गया था और वह सांस नहीं ले रहा था। फिर भी बुजुर्ग डॉक्टर ने कुछ प्रक्रियाओं से उसे होश में ला दिया। चिकित्सा कौशल का ये स्तर व्यवहारिक रूप से चमत्कारिक था। अब जब लू किंग को उस वरिष्ठ चिकित्सक से चिकित्सा सीखने का सौभाग्य प्राप्त हो गया था, तो भला वे ईर्ष्या क्यों नहीं करेंगे? हालांकि ईर्ष्या के बावजूद ग्रामीणों को ये समझ में आ गया था कि ऐसे अवसर केवल इच्छा से प्राप्त नहीं किए जा सकते। चिकित्सा की पढ़ाई करना स्पष्ट रूप से आसान नहीं था। इसमें प्रवेश पाने के लिए भी बेहद बुद्धिमान होना जरूरी था। उन्होंने देखा कि लू किंग के हाथ में एक किताब थी और वे जानते थे कि पूरे गाँव में उनकी सामूहिक साक्षरता एक टोकरी भी नहीं भर पाएगी। केवल लू किंग ही कुछ अक्षरों को पहचान सकता था, जिसे उसके दादा ने छोटी उम्र से ही पढ़ाया था। शायद यही कारण था कि डॉक्टर चेन लू किंग को इतना महत्व देते थे। यह महसूस करते ही कई ग्रामीणों की ईर्ष्या कुछ हद तक कम हो गई। वे जानते थे कि अगर उन्हें ऐसा सौभाग्य प्राप्त भी हो जाए तो भी उनके पास उसे हासिल करने की क्षमता नहीं होगी। एक बुजुर्ग ग्रामीण आगे बढ़ा और उसने लू किंग के कंधे पर थपथपाया। शाबाश लू किंग, तुम्हें इस बुजुर्ग डॉक्टर से अच्छी तरह सीखना चाहिए और उनके सभी कौशलों में महारत हासिल करने का प्रयास करना चाहिए। अचानक मिले इस प्रोत्साहन से लू किंग कुछ हद तक अचंभित रह गई। वह कहना चाहता था कि फिलहाल वह डॉक्टर चेन से जड़ी बूटियों के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ही सीख रहा है, लेकिन बूढ़े आदमी की आंखों में गंभीरता देखकर वह केवल सिर हिला सका। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ग्रामीणों के चले जाने के बाद भी लू किंग थोड़ा अचंभित महसूस कर रही थी। उसने सोचा था कि जब लोग उसे बड़े डॉक्टर से चिकित्सा सीखते हुए देखेंगे तो वे उससे ईर्ष्या और जलन करेंगे, लेकिन उसने इसे अभी अभी देखा था। गांव वालों में ईर्ष्या और जलन तो थी, लेकिन उतनी नहीं जितनी उसने कल्पना की थी। इसके बजाय उनकी ईर्ष्या और जलन के अलावा वे वास्तव में इस बात को लेकर भी आशान्वित प्रतीत होते थे कि वह वास्तव में बड़े डॉक्टर के चिकित्सा कौशल को सीख सकता है। लू किंग को दूसरों के बारे में बुरा सोचना पसंद नहीं था, लेकिन वह ये भी जानता था कि लोगों के दिल अप्रत्याशित होते हैं और ईर्ष्या कभी कभी बिना किसी कारण के भी उत्पन्न हो सकती है। क्या आप असमंजस में हैं? डॉक्टर चेन ने लू किंग से पूछा। क्या? लू किंग को समझ नहीं आया। क्या आप सोच रहे हैं कि ग्रामीण आपको मेरी चिकित्सा संबंधी कुशलता सिखाने के लिए इतने उत्सुक क्यों हैं? डॉक्टर चेन मुस्कुराए। लू किंग ने सिर हिलाया।
उसे वाकई पूरी तरह समझ नहीं आया था। क्या बुजुर्ग डॉक्टर को इसका कारण पता हो सकता है? लू किंग, क्या तुम्हें पता है कि जब मैं यहाँ आकर बसा था तब आसपास के गांवों में कितने डॉक्टर थे? डॉक्टर चेन ने लू किंग के प्रश्न का सीधा उत्तर देने के बजाय पूछा। लू किंग ने अपना सिर हिलाया। जब बुजुर्ग डॉक्टर गांव में आए थे तब वे बहुत युवा थे और उन्हें ऐसी बातों की बहुत कम याद थी। एक भी नहीं, डॉक्टर चेन ने कहा, जिससे लू किंग हैरान रह गया। मेरे गांव आने से पहले आसपास के गांवों में एक भी डॉक्टर नहीं था। जब ग्रामीण बीमार पड़ते थे तो मामूली बीमारियों के लिए वे कुछ जानी पहचानी जड़ी बूटियां चुनकर उनका काढ़ा बनाते थे या दाइयों या तांत्रिकों से दवा लेते थे। बाकी बीमारियों के लिए वे बस सहन कर लेते थे। अगर वे सहन नहीं कर पाते थे तो इलाज के लिए शहर चले जाते थे। लेकिन कई बड़ी बीमारियां छोटी मोटी बीमारियों से ही विकसित होती हैं। जब तक वे सहन नहीं कर पाते और शहर जाते हैं तब तक अक्सर वह बीमारी गंभीर रूप ले चुकी होती है। गंभीर बीमारियों का इलाज मुश्किल होता है, यहाँ तक कि शहर के डॉक्टर भी हर बीमारी के इलाज की गारंटी नहीं दे सकते। इसके अलावा शहर में रहना आसान नहीं है, चिकित्सा उपचार प्राप्त करना तो दूर की बात है। भले ही शहर के डॉक्टर अपने इलाज को लेकर आश्वस्त हों, लेकिन चिकित्सा शुल्क इतना अधिक था कि आम ग्रामीणों के लिए इसे वहन करना असंभव था। इसलिए आम ग्रामीणों के लिए गंभीर बीमारियां अक्सर उनके जीवन का अंत होती थीं। मेरे इस गांव में आने से पहले आसपास के गांवों में हर साल कई लोग बीमारियों से मर जाते थे। लू किंग को याद आया और उसे एहसास हुआ कि बुजुर्ग डॉक्टर के आने से पहले वास्तव में गांव में हर साल अंतिम संस्कार होते थे। उस समय जब मैं यात्रा कर रहा था और इस जगह आया तो मैंने आसपास के गांवों में कई लोगों को बीमारियों से पीड़ित देखा जिन्हें चिकित्सा उपचार की सुविधा नहीं मिल पा रही थी। करुणावश मैंने यहीं रुकने और इन ग्रामीणों को एक मौका देने का फैसला किया। अप्रत्याशित रूप से मैं वहाँ 10 साल तक रहा। इन 10 वर्षों में मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैंने अनगिनत जानें बचाई हैं, लेकिन कम से कम मैंने ग्रामीणों को बीमार होने पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करने के लिए एक जगह तो दी है, जिससे छोटी मोटी बीमारियों को गंभीर बीमारियों में बदलने से रोका जा सके। लू किंग को अपने दिल में गहरा सदमा लगा। डॉक्टर चेन के अनुसार पिछले 10 वर्षों में उन्होंने वास्तव में इस क्षेत्र में शांति स्थापित की है और वे यहाँ के लोगों के लिए एक साक्षात बुद्ध हैं। तो इसीलिए हर कोई उम्मीद करता है कि मैं आपके चिकित्सा कौशल सीख सकूं और भविष्य में लोगों का इलाज कर सकूं। लू किंग ने पूछा। हाँ, शायद उन्हें चिकित्सा देखभाल तक पहुँच न होने वाले दिनों में वापस लौटने का डर है। डॉक्टर चेन ने सिर हिलाया। लेकिन क्या दादाजी चेन अभी भी यही नहीं है? लेकिन अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, डॉक्टर चेन ने कहा। हालांकि मैं गांव में शायद ही कभी बाहर जाता हूं, लेकिन कभी कभी लोगों को फुसफुसाते हुए सुनता हूं। वे सोचते हैं कि अगर मेरी अचानक मृत्यु हो जाए तो वे क्या करेंगे, इलाज के लिए वे कहाँ जाएंगे? लू किंग अवाक रह गई। उन्होंने बड़े डॉक्टर की पहचान एक किसान के रूप में सोची। गपशप करने वाले उन ग्रामीणों ने निश्चित रूप से यह नहीं सोचा होगा कि एक बूढ़े व्यक्ति की सुनने की क्षमता इतनी तेज हो सकती है। अब लू किंग को पूरी तरह समझ आ गया था कि क्यों अपनी ईर्ष्या और जलन के बावजूद ग्रामीण अभी भी उसे बुजुर्ग डॉक्टर से अच्छी तरह सीखने के लिए प्रोत्साहित कर रहे थे। पता चला कि वे डॉक्टर के बिना वाले दिनों में वापस लौटने से डरते थे। उन्हें डर था कि अगर एक दिन वह बुजुर्ग डॉक्टर नहीं रहे तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। दादाजी चेन, क्या आप इस बात से नाराज हैं? लू किंग ने पूछा। मैं क्यों गुस्सा होऊंगा? डॉक्टर चेन हंसे। ये तो मानवीय स्वभाव है, और वैसे भी मैं सचमुच बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मौत के करीब हूँ। लेकिन मुझे तो तुम बिल्कुल स्वस्थ लग रहे हो, लू किंग ने सोचा। उन्हें याद आया कि उन्होंने बुजुर्ग डॉक्टर से लाल रंग की चमक निकलती देखी थी। लू किंग, तुम तो बहुत समझदार बच्ची हो। अब तुम ग्रामीणों के विचारों को समझ गई हो, है ना? मुझे थोड़ा बहुत समझ आ गया है, लू किंग ने सिर हिलाया। तो क्या आप मुझसे चिकित्सा सीखना चाहेंगे? डॉक्टर चेन ने अचानक पूछा। अध्याय 26। क्या? लू किंग ने आश्चर्य से बूढ़े डॉक्टर की ओर देखा। उसे संदेह था कि उसने सही सुना है या नहीं। दादाजी चेन, क्या आपने अभी अभी कहा कि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ चिकित्सा की पढ़ाई करूं? क्यों, क्या आप अनिच्छुक हैं? बूढ़े डॉक्टर ने पूछा। ऐसा नहीं है, लेकिन दादाजी चेन, क्या आपने यह नहीं कहा था कि आप बस चाहते हैं कि मैं आपके पास रहूं और जड़ी बूटियों के बारे में कुछ ज्ञान सीखूं? मैंने अपना इरादा बदल लिया है। बूढ़े वांग के शब्दों ने मुझे याद दिलाया कि गांव को भविष्य में वास्तव में एक डॉक्टर की जरूरत होगी। आप ही गांव के इकलौते पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इसलिए शायद मुझे आपको यह अवसर देना चाहिए। बूढ़े वांग, जिन्होंने पहले लू किंग के कंधे पर थपथपाया था, ने उसे बूढ़े डॉक्टर का अनुसरण करने और चिकित्सा सीखने के लिए प्रोत्साहित किया था। लू किंग स्तब्ध रह गई। उसने सोचा था कि उसे चिकित्सा की पढ़ाई करने का मौका मिलने में काफी समय लगेगा। अप्रत्याशित रूप से परिस्थितियां इतनी जल्दी बदल गईं। उसका चेहरा खुशी से चमक उठा और वह अपनी कृतज्ञता व्यक्त करने ही वाला था। बूढ़े डॉक्टर ने आगे कहा, लेकिन इतनी जल्दी खुश मत हो जाना। चिकित्सा सीखने के लिए योग्यता की आवश्यकता होती है। यदि आप में वह योग्यता नहीं है तो भले ही मैं आपको सिखाने के लिए तैयार हूँ, आप शायद सीख न पाएं। तो फिर योग्यता किसे माना जाता है? लू किंग ने पूछा। 1 महीना, बूढ़े डॉक्टर ने कहा। अगर तुम 1 महीने के भीतर कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका में दी गई सभी जड़ी बूटियों और उनके गुणों को याद कर लो तो मैं तुम्हें औपचारिक रूप से अपना शिष्य बना लूंगा। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको ईमानदारी से जड़ी बूटियों का कुछ ज्ञान सीखना चाहिए और जीविका कमाने के लिए एक हर्बलिस्ट बनना चाहिए। दादाजी चेन, मैं मटेरिया मेडिका का संकलन जरूर याद कर लूंगी, लू किंग ने उत्साह से कहा। कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका को याद करना वह काम था जो वह अभी कर सकता था।
हालांकि ल्यूक किंग जानता था कि अगर वह अभी बूढ़े डॉक्टर के सामने पूरी किताब सुना देगा तो शायद उसे आश्चर्य नहीं बल्कि भय ही मिलेगा, इसलिए वह इसमें जल्दबाजी नहीं कर सकता था। उसे बूढ़े डॉक्टर को धीरे धीरे इसे स्वीकार करने देना था। आखिरकार उसने पहले बूढ़े डॉक्टर को बताया था कि उसे केवल कुछ शब्द ही पता है, न कि वह बहुत पढ़ा लिखा है। इसके बाद ल्यूक किंग ने कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका नामक पुस्तक उठाई और उस बूढ़े डॉक्टर से अपने कुछ सवालों के जवाब मांगे, मुख्यतः कुछ दुर्लभ वर्णों और जड़ी बूटियों के नामों के उच्चारण के बारे में। हालांकि उनकी इस क्षमता ने उन्हें कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका को पूरी तरह से याद करने में मदद की थी, फिर भी वे कुछ अक्षरों के अर्थ को और अधिक गहराई से समझना चाहते थे। यह इस बात की पुष्टि करने का भी एक तरीका था कि क्या उसकी समझ से कोई अंतर था। बूढ़े डॉक्टर ने बेशक ल्यूक किंग को सब कुछ धैर्यपूर्वक समझाया। समझाते समझाते बूढ़े डॉक्टर को ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ल्यूक किंग की याददाश्त बहुत अच्छी थी। कई पात्रों को 1 या 2 बार समझाने के बाद वह बिना और स्पष्टीकरण की आवश्यकता के उन्हें याद रख सकता था। ल्यूक किंग, तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान बच्चे हो, बूढ़े डॉक्टर ने बड़े संतोष के साथ कहा। ल्यूक किंग का प्रदर्शन उनकी उम्मीदों से कहीं बेहतर था। इस रफ्तार से तो वह शायद 1 महीने के भीतर ही कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका को याद कर पाएगा। दादाजी चेन, ये सब आपकी अच्छी शिक्षा का ही नतीजा है, ल्यूक किंग ने विनम्रता से कहा। उसी समय उसने चुपके से राहत की सांस ली। ये पहली बार था जब उसे लगा कि अज्ञानी होने का नाटक करना भी थका देने वाला होता है। हालांकि वह पहले से ही कई बातें समझ चुका था, फिर भी उसे कई बार पूछना पड़ा और बूढ़े डॉक्टर को अपनी चाल का पता नहीं चलने देना पड़ा। यह उनके अभिनय कौशल की एक महत्वपूर्ण परीक्षा थी। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। एक साथ बहुत सारे अक्षरों को पहचानना ठीक नहीं है, वरना आप उन्हें आपस में मिला सकते हैं। कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका वापस ले जाओ। आज रात इसे अच्छे से पढ़ लो और कल परीक्षा के लिए वापस आना, बूढ़े डॉक्टर ने कहा। दादाजी चेन, क्या मुझे अगली एक्यूपंक्चर क्लास तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा? ल्यूक किंग ने आश्चर्य से पूछा। अगर आपको कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका का अध्ययन करना ही है तो इतना लंबा इंतजार क्यों? 3 दिनों में आप आज जो कुछ सीखा है वह भूल सकते हैं। बूढ़े डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए डांट लगाई। तो हम कल आपसे मिलने वापस आएंगे, दादाजी चेन, ल्यूक किंग ने खुशी से कहा। दादाजी चेन, क्या इसका मतलब ये है कि शियाओ यान कल आपके साथ खेलने आ सकती है? शियाओ यान ने उत्साह से पूछा। जरूर, कल दादाजी तुम्हारे लिए कुछ नई पेस्ट्री बनाएंगे जिन्हें तुम चखकर देखोगी, बूढ़े डॉक्टर ने छोटी बच्ची को गोद में उठाते हुए कहा। शियाओ यान की आंखें चमक उठीं। ये नई पेस्ट्री, क्या ये शकरकंद केक जितनी ही स्वादिष्ट होंगी? ये शकरकंद के केक से बदतर नहीं होंगे, बूढ़े डॉक्टर ने आश्वासन दिया। ये सोचकर छोटी बच्ची के मुंह में लगभग पानी आ गया। शाओ यान के साथ पहाड़ के आधे रास्ते में स्थित छोटे से आंगन को छोड़ने के बाद भी ल्यूक किंग का दिल प्रसन्न था। आज की फसल बहुत अच्छी हुई। जिस रेड मून कार्प मछली को वह मूल रूप से बूढ़े डॉक्टर को देना चाहता था, वह वास्तव में एक बहुत ही कीमती मछली साबित हुई। जब बूढ़े डॉक्टर ने रेड मून कार्प बेच दी तो औषधीय सूप की फीस काटने के बाद भी कुछ चांदी बच जानी चाहिए थी। ठीक समय पर वह इस समय बहुत गरीब था और चांदी से कई जरूरी मामलों का समाधान किया जा सकता था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे पता चला कि रेड मून कार्प मछली को ब्लड एप्रिकॉट खाना पसंद होता है। चूंकि गांव के बाहर नदी में एक रेड मून कार्प मछली थी, इसलिए निश्चित रूप से और भी होंगी। अगर वह धैर्य बनाए रखे तो शायद वह और भी ज्यादा मछलियां पकड़ सके। उस समय यह एक और बड़ी दौलत होगी। रेड मून कार्प के अलावा सबसे बड़ा लाभ उस बूढ़े डॉक्टर द्वारा दिया गया अवसर था। इसके बाद जब तक वह कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका का अच्छी तरह से अध्ययन कर लेता और बूढ़े डॉक्टर की स्वीकृति प्राप्त कर लेता, तब तक उसे वास्तव में चिकित्सा सीखने का अवसर मिल सकता था। ल्यूक किंग को विश्वास था कि अपनी क्षमता के बल पर यदि वह लगन से अध्ययन करे तो वह निश्चित रूप से चिकित्सा कौशल में महारत हासिल कर लेगा। इसके अलावा आज उसने जिस क्षमता की खोज की उससे उसे ये भी एहसास हुआ कि उसकी क्षमता उसकी कल्पना से भी कहीं अधिक मजबूत है और अभी भी कई क्षमताएं उसकी खोज की प्रतीक्षा कर रही हैं। उत्साह से भरे हुए भाई बहन घर की ओर चल पड़े। इसी बीच आज बूढ़े डॉक्टर के घर पर जो कुछ हुआ था उसकी खबर पूरे गांव में फैल रही थी। विशेषकर यह खबर कि ल्यूक किंग उस बूढ़े डॉक्टर से चिकित्सा सीख रही थी, जिसने लगभग सभी का ध्यान आकर्षित किया। गांव के बीचों बीच स्थित बड़े पेड़ के नीचे ग्रामीणों का एक समूह चर्चा कर रहा था। क्या आपको लगता है कि ल्यूक किंग सचमुच उस बूढ़े डॉक्टर से चिकित्सा कौशल सीख रही है? एक ग्रामीण ने आश्चर्य से पूछा। बिल्कुल सच है, सबने अपनी आंखों से देखा। ल्यूक किंग एक चिकित्सा पुस्तक पकड़े हुए थी और उसे वहीं याद कर रही थी। एक ग्रामीण ने जवाब दिया। हाँ, और जब हमने ल्यूक किंग से पूछा तो बूढ़े डॉक्टर ने इससे इनकार नहीं किया, इसलिए ये सच ही होगा, एक अन्य ग्रामीण ने कहा। तो क्या इसका मतलब ये है कि भविष्य में हमारे गांव में एक डॉक्टर होगा? एक बूढ़े व्यक्ति ने उत्साह से पूछा। अभी तो शुरुआत है, ल्यूक किंग अभी बूढ़े डॉक्टर से सीख रहा है, कौन जाने कब वह डॉक्टरी का अभ्यास करने लायक हो पाएगा, किसी ने कहा। खैर, यह एक उम्मीद की किरण है। अगर गाँव में कोई डॉक्टर नहीं है तो हमें पुराने दिनों में वापस जाना पड़ेगा, एक अन्य व्यक्ति ने कहा। ये सुनकर गांव वाले चुप हो गए। दरअसल बूढ़े डॉक्टर के आने से पहले उन्हें बिना किसी मदद के अपनी बीमारियों को सहना पड़ता था। कुछ मामूली बीमारियां समय के साथ ठीक हो सकती हैं, लेकिन कुछ गंभीर समस्याओं में तब्दील हो सकती हैं। गांव में कई लोगों की इसी तरह मौत हो गई थी। बूढ़े डॉक्टर के आने के बाद उनका जीवन काफी बेहतर हो गया। उन्हें चाहे जो भी बीमारी हो, बूढ़ा डॉक्टर उसका इलाज कर सकता था। भले ही वह तुरंत ठीक न कर पाए,
लेकिन वह दर्द कम करके मरीज को आराम पहुंचा सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि बूढ़े डॉक्टर अपनी सेवाओं के लिए ज्यादा शुल्क नहीं लेते थे। अगर कोई तुरंत भुगतान करने में असमर्थ भी होता तो भी वह उनका इलाज करता और उन्हें अस्थायी रूप से शुल्क चुकाने की छूट देता। ऐसा अच्छा डॉक्टर मिलना मुश्किल था। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर वेबसाइट खोजें। इसलिए ग्रामीणों के मन में उस बूढ़े डॉक्टर के प्रति गहरा सम्मान था, लेकिन वे ये भी जानते थे कि बूढ़ा डॉक्टर बहुत बूढ़ा था। कभी कभी वे इस बात के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाते थे कि अगर वह बूढ़ा डॉक्टर अब वहाँ नहीं रहा तो वे क्या करेंगे। कोई भी उन दिनों में वापस नहीं जाना चाहता था जब उन्हें कोई चिकित्सा सहायता नहीं मिलती थी। अब ये सुनकर कि लू किंग उस बुजुर्ग डॉक्टर से चिकित्सा कौशल सीख रही है, वे सचमुच खुश हुए। जब ग्रामीण पेड़ के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक किसी ने जोर से चिल्लाया, लू किंग वापस आ गया है। अध्याय 27। जब लू किंग शियाओ यान को वापस गांव ले जा रही थी तो उन्होंने देखा कि ग्रामीण एक बड़े पेड़ के नीचे इकट्ठा होकर बातें कर रहे थे। उनका मुस्कुराते हुए स्वागत किया गया। लू किंग और शियाओ यान वापस आ गए हैं, एक ग्रामीण ने हंसते हुए कहा। हाँ, हम अभी दादाजी चेन के घर से लौटे हैं। लू किंग ने थोड़ा हैरान होकर सिर हिलाया। सब लोग यहाँ क्यों जमा हैं? क्या कुछ हुआ है? नहीं नहीं, ग्रामीणों ने सिर हिलाकर कहा। लू किंग, तुम्हें डॉक्टर चेन के यहाँ मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए, एक बुजुर्ग व्यक्ति ने सलाह दी। ठीक है, अगर आपको कोई दिक्कत आए तो हमें बता देना, हम सब एक ही गांव के हैं, इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। डॉक्टर चेन का आपको चिकित्सा सिखाने के लिए तैयार होना दुर्लभ है, आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। अन्य ग्रामीणों ने भी अपनी राय व्यक्त की। ग्रामीणों के चेहरों पर चिंता देखकर लू किंग थोड़ा स्तब्ध रह गया। उसे वे शब्द याद थे जो डॉक्टर चेन ने पहाड़ छोड़ने से पहले उससे कहे थे। लू किंग, क्या तुम जानती हो कि मैंने आसपास के सभी गांवों में से तुम्हारे गांव को ही क्यों चुना? उपन्यासों के अध्यायों को शीघ्र और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर .net वेबसाइट खोजें। लू किंग को नहीं पता, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपके गांव की सादगी की प्रशंसा करता हूँ। मैंने दशकों तक पूरे देश की यात्रा की है, अनगिनत गाँवों का दौरा किया है और उनमें रहा हूँ। इन गाँवों में से कुछ धनी हैं, कुछ गरीब हैं, कुछ दयालु हैं और कुछ विशिष्ट हैं, लेकिन आपके गांव की सादगी दुर्लभ है। एकता, आपसी सहयोग और पड़ोसी के प्रति सद्भाव। हालांकि गांव वाले कभी कभी आपस में झगड़ते हैं, लेकिन वे मन में कोई बैर नहीं रखते। जब कोई मुसीबत में होता है तो दूसरे उसकी मदद करते हैं। इतने सामंजस्यपूर्ण गांव तो मुझे अपनी व्यापक यात्राओं में भी दुर्लभ ही देखने को मिलते हैं। जब मैं पहली बार आपके गाँव आया तो मैं इस सादगी से आकर्षित हुआ और यहीं रहने का फैसला किया। डॉक्टर चेन की बातें सुनकर लू किंग सोचने लगी। वास्तव में वह भी ग्रामीणों की सादगी को महसूस कर सकता था। अन्यथा अगर यह कोई दूसरा गांव होता जहां का माहौल इतना दोस्ताना नहीं होता तो उसे और शियाओ यान को बहुत पहले ही ठंडी निगाहों या यहाँ तक कि बदमाशी का सामना करना पड़ता। वे अभी जिस तरह से अपने घर में शांति से रह रहे हैं वैसे नहीं रह पा रहे होते। दादाजी चेन, आपने कहा था कि बाहर के गांव हमारे गांवों से अलग हैं? लू किंग ने पूछा था। बहुत अलग, यहाँ तक कि सौहार्दपूर्ण गांव भी आपके गांव की तरह परस्पर सहयोगी और न्यायप्रिय नहीं होते। हमारा गांव अलग क्यों है, मुझे इस बारे में पक्का पता नहीं है। शायद आप किसी दिन गांव के बुजुर्गों से पूछ सकते हैं। डॉक्टर चेन के साथ हुई बातचीत को याद करते हुए और ग्रामीणों के चिंतित चेहरों को देखकर लू किंग मुस्कुराया और गंभीरता से सिर हिलाया। चिंता मत करो सब लोग, मैं दादाजी चेन के मार्गदर्शन में चिकित्सा का लगन से अध्ययन करूंगा। गांव वालों को अलविदा कहने के बाद लू किंग ने शियाओ यान का हाथ पकड़ा और बहुत खुश होकर घर की ओर चल पड़ी। उन्होंने खुद को भाग्यशाली महसूस किया। सौभाग्यवश उनका पुनर्जन्म इसी गांव में हुआ। अगर उनका पुनर्जन्म डॉक्टर चेन द्वारा उल्लिखित उन कम मैत्रीपूर्ण गांवों में से किसी एक में हुआ होता तो उन्हें बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता। अब हालांकि जीवन कठिन था, लेकिन चिंताएं कम हो गई थीं। इसके अलावा जैसे जैसे वह इस दुनिया से अधिक परिचित होता गया, उसे विश्वास हो गया कि जीवन बेहतर हो जाएगा। घर वापस आकर लू किंग ने शियाओ यान को अकेले खेलने दिया, जबकि उसने कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका निकाला और पढ़ना जारी रखा। रेड मून काप के महत्व को जानते हुए उन्हें अब पैसे कमाने का तरीका खोजने की कोई तत्काल आवश्यकता महसूस नहीं हुई। डॉक्टर चेन द्वारा रेड मून काप मछली बेच दिए जाने के बाद उनके पास अपने और शियाओ यान के लिए कुछ समय तक जीवन यापन करने के लिए पर्याप्त धन होगा। अब उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज डॉक्टर चेन का परीक्षण था। यदि वह परीक्षा उत्तीर्ण कर लेता है तो वह औपचारिक रूप से डॉक्टर चेन से चिकित्सा का अध्ययन कर सकता है और उसे इस अवसर को अवश्य ही भुनाना चाहिए। इसलिए अपनी क्षमताओं की मदद से संपूर्ण मेडिरिया मटेरिया कॉम्पेंडियम को याद करने के बावजूद लू किंग ने आराम नहीं किया और लगन से इसकी विषय वस्तु का अध्ययन किया। लू किंग के पढ़ते पढ़ते समय धीरे धीरे बीत रहा था। कुछ ग्रामीण उनसे मछली पकड़ने के बारे में पूछने के लिए आए। आखिरकार कल उसने जो 2 बड़ी मछलियां पकड़ी वे वाकई प्रभावशाली थीं। कुछ लोग उनसे सीखना चाहते थे, लेकिन जब उन्होंने उसे आंगन में पड़ते हुए देखा तो उन्होंने उसे परेशान करने की हिम्मत नहीं की और चुपचाप चले गए। रात के खाने में लू किंग ने अभी भी मछली बनाए, साथ ही कुछ जंगली सब्जियां भी बनाई जो उसने आंगन से तोड़ी थीं। रात के खाने के बाद जैसे जैसे अंधेरा होने लगा, लू किंग ने आसमान के पूरी तरह से काला होने से पहले थोड़ी देर और पढ़ा। उनके पास तेल के दीपक खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए अंधेरा होते ही उसने किताब को एक तरफ रख दिया। हालांकि दोपहर भर समीक्षा करने के बाद वह कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका
से और भी अधिक परिचित हो गए। कुछ शब्दों को छोड़कर जिन्हें वह पूरी तरह से नहीं समझ पाया था, उसे और कोई संदेह नहीं था। आखिरकार कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका केवल जड़ी बूटियों का परिचय देने वाली एक पुस्तक थी, एक लोकप्रिय विज्ञान चिकित्सा पुस्तक थी और इसमें कोई चिकित्सा सिद्धांत शामिल नहीं थे, इसलिए इसे समझना मुश्किल नहीं था। विशेषकर उनकी क्षमताओं को देखते हुए उन्हें पूरा विश्वास था कि अब डॉक्टर चेन द्वारा दी जाने वाली कोई भी परीक्षा वे पास कर सकते हैं। किताब को एक तरफ रखने के बाद लू किंग ने शियाओ यान को सुलाने की तैयारी की। ये दुनिया उसकी पिछली दुनिया से बिल्कुल अलग थी, जहाँ रात की रौनक आधी रात से शुरू होती थी। यहाँ रात 10 बजे सोना देर माना जाता था। आमतौर पर अंधेरा होने के बाद सभी लोग 8 या 9 बजे तक सो जाते थे। भाई शियाओ यान को अभी नींद नहीं आई है। छोटी बच्ची बिस्तर पर लेटी हुई थी, उसे एक छोटा सा कंबल ओढ़ाया गया था। खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, जिससे उसकी गोल आंखें जगमगा रही थीं। अच्छी बच्ची बनो शाओ यान, जल्दी सो जाओ, कल हमें दादाजी चेन से मिलने जाना है, लू किंग ने प्यार से कहा। लेकिन शियाओ यान को नींद नहीं आ रही है, छोटी बच्ची ने मुंह फुलाते हुए कहा। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? लू किंग असमंजस में थी। भाई मुझे एक कहानी सुनाओ। शियाओ यान फिर से बंदर की कहानी सुनना चाहती है, छोटी बच्ची ने अपनी इच्छा बताई। ठीक है, लू किंग ने आह भरी। पिछली बार हमने कहाँ छोड़ा था? उसे थोड़ा अफसोस हुआ। पिछली कुछ रातों से शियाओ यान रोते हुए जाग जाती थी और चाहे वह उसे कितना भी मनाता, वह चुप नहीं होती थी। उसे एक कहानी सुनानी पड़ी और वह उसमें मग्न हो गई। पिछली बार तो बंदर राजा बनना चाहता था। जियाओ यान को ये बात अच्छी तरह याद थी। ठीक है, तो बंदर नदी के किनारे खेल रहे थे और उन्हें एक जल पर्दे वाली गुफा मिल गई। जी हाँ, लू किंग बंदर राजा की कहानी सुना रहा था, लेकिन उन्होंने अपने पिछले जीवन में मूल पाठ नहीं पढ़ा था और उन्हें विवरण स्पष्ट रूप से याद नहीं थे। कहानी को जोड़ने के लिए वह केवल अपनी कल्पना का ही सहारा ले सकता था। सौभाग्यवश बंदर राजा की कहानी बच्चों को बेहद आकर्षक लगी। हालांकि उसने कई विवरण छोड़ दिए, फिर भी जियाओ यान ने ध्यान से सुना। लेकिन बच्ची होने के कारण मछली के पत्थर के शांत प्रभाव से उसे जल्द ही नींद आने लगी। बंदर के राजा बनने की कहानी सुनने से पहले ही शियाओ यान सो गई। लू किंग ने उसे धीरे से कंबल से ढक दिया और अपने बिस्तर पर जाने ही वाला था। अचानक उसे बाहर एक आवाज सुनाई दी। अध्याय 28। अचानक हुई आवाज से लू किंग चौंक गया और सतर्क हो गया। वह कैसी आवाज थी? एक व्यक्ति, एक जानवर या एक चूहा? उसने उस रहस्यमय छोटे जानवर के बारे में सोचा जिसने पिछली रात मछली के 2 बड़े टुकड़े चुरा लिए थे। क्या ऐसा हो सकता है कि वह प्राणी वापस लौट आया हो, लेकिन वह पहले ही मछली का सारा मांस अंदर ले आया था? क्या ये प्राणी अंदर घुसने की हिम्मत करेगा? सुबह के अपने अनुभवों से मिली जानकारी को याद करते हुए लू किंग को वह रहस्यमय छोटा जानवर नुकीले पंजों वाला प्रतीत हुआ। उसने अपने बिस्तर के पास रखी छड़ी को कसकर पकड़ लिया। उस क्षण उसे अपने पिछले जीवन की बिजली की कमी महसूस हुई। अगर यह उसका पिछला घर होता तो रोशनी जलाकर किसी भी छोटे जानवर को डराकर भगाया जा सकता था। दुर्भाग्य से अब वह एक तेल का दीपक भी नहीं खरीद सकता था। जंगली जानवरों को डराने के लिए रोशनी का उपयोग करना तो दूर की बात थी। बाहर से लगातार शोर आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई दरवाजे पर खरोंच रहा हो। हालांकि लू किंग आमतौर पर बहादुर था, लेकिन इस समय उसे थोड़ा डर लग रहा था। उसने छड़ी को मजबूती से पकड़ा और चुपचाप कमरे से निकलकर हॉल में चला गया। अचानक छड़ी दरवाजे से जोर से टकराई। बाहर का शोर तुरंत बंद हो गया। लू किंग हॉल में खड़ी थी, छड़ी को पकड़े हुए और शांत रहने की कोशिश कर रही थी। काफी देर बाद उसे फिर से वह आवाज सुनाई नहीं दी। हालांकि उसने दरवाजा खोलकर देखने की हिम्मत नहीं की। बाहर कोई हलचल न होने का पक्का करने के बाद ही वह अपने कमरे में लौटा। उन्हें ये स्वीकार करना पड़ा कि फिशस्टोन का शांत करने वाला प्रभाव उत्कृष्ट था। तेज शोर के बावजूद जियाओ यान गहरी नींद में सो रही थी, अन्यथा उसे लंबे समय तक उसे दिलासा देना पड़ता। उस रात लू किंग को ठीक से नींद नहीं आई। उस प्राणी के वापस आने के डर से वह मुश्किल से ही सो पाया। भोर होने से पहले वह बस थोड़ी देर के लिए झपकी ले पाया। परिणामस्वरूप जब वह अगले दिन डॉक्टर चेन के पास पहुंचा तो उसकी आंखों के नीचे 2 बड़े काले घेरे थे और वह थका हुआ लग रहा था। उसकी हालत देखकर डॉक्टर चेन ने फ्राउनिंग किया। लू किंग, मुझे पता है कि तुम जल्द से जल्द कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका में महारत हासिल करना चाहती हो, लेकिन तुम्हें काम और आराम के बीच संतुलन बनाए रखना होगा। कभी कभी अत्यधिक अध्ययन करना प्रतिकूल हो सकता है। इसके अलावा यदि आप एक चिकित्सक बनना चाहते हैं तो आपको अपने शरीर का ख्याल रखना होगा। यदि आप स्वयं को स्वस्थ नहीं रख सकते तो आप दूसरों का इलाज कैसे कर सकते हैं? उसने अनुमान लगाया कि लू किंग पूरी रात पढ़ाई कर रही थी। दादाजी चेन, बात वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं, लू किंग ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा। कल रात मुझे किसी और वजह से नींद नहीं आई। फिर उन्होंने पिछली रात की घटनाओं का ब्यौरा दिया। आपका मतलब है कि कल रात एक जंगली जानवर ने आपके घर में घुसने की कोशिश की, जिसकी वजह से आपको पूरी रात जागना पड़ा? डॉक्टर चेन हैरान रह गए। हाँ, मुझे डर था कि कहीं वह चुपके से अंदर घुसकर शियाओ यान को नुकसान न पहुंचा दे, इसलिए मैं जागता रहा, लू किंग ने अपनी आंखें मलते हुए जवाब दिया। भाई, मुझे कैसे पता नहीं चला? शियाओ यान ने जिज्ञासा से आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। तुम तो बिल्कुल सुअर की तरह सोई थी, तुम्हें पता ही नहीं चला होगा। लू किंग ने चिढ़ाते हुए उसकी नाक पर टैप किया। लेकिन तुम इस तरह हर रात जाग नहीं सकती, डॉक्टर चेन ने सोच समझकर कहा। फिर वह अंदर गए और थोड़ी देर में पाउडर का एक पैकेट लेकर लौटे और उसे लू किंग को दे दिया। ये पाउडर ले लो। दादाजी चेन, यह क्या है?
लू किंग ने पूछा। यह मैंने खुद बनाया है, इसमें कई जड़ी बूटियां हैं जो कीड़े मकोड़ों और जानवरों को दूर भगाती हैं। मैं अक्सर पहाड़ों में चलते समय सुरक्षा के लिए इसका इस्तेमाल करता हूँ, डॉक्टर चेन ने बताया। आपने जो कहा उससे लगता है कि जानवर बहुत बड़ा नहीं है। इस पाउडर को अपने घर के चारों ओर फैला दें, इससे वह दूर रहेगा। लू किंग बेहद खुश थी। धन्यवाद दादाजी चेन, वह पाउडर बिल्कुल सही समय पर मिला, वरना वह उस रहस्यमय छोटे जानवर को पकड़ने के लिए जाल बिछाने के बारे में सोच सकता था। हालांकि उसने जो जानकारी जुटाई थी उससे वह संशय में पड़ गया। आखिरकार उस रहस्यमय छोटे जानवर के पदचिह्न ही उच्च स्तर के थे। किसे पता था कि वह जानवर खुद कितना शक्तिशाली था। पाउडर को एक तरफ रखने के बाद लू किंग ने मटेरिया मेडिका का संकलन निकाला और डॉक्टर चेन से मार्गदर्शन प्राप्त करना जारी रखा। इस बार डॉक्टर चेन और भी ज्यादा खुश थे। उन्होंने पाया कि लू किंग मटेरिया मेडिका का संकलन बहुत तेजी से सीख रहा था। उसने न केवल पिछले दिन पढ़ाए गए पाठ को याद कर लिया था, बल्कि उसने शेष सामग्री की समीक्षा भी कर ली थी और उससे अन्य सिद्धांतों का अनुमान लगा सकता था। इस रफ्तार से तो उसे पूरी किताब पर महारत हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। बहुत बढ़िया, इससे साफ है कि तुमने कल खूब मन लगाकर पढ़ाई की, डॉक्टर चेन ने संतुष्टि से अपनी दाढ़ी सहलाते हुए कहा। दादाजी चेन, मैं आपकी शिक्षाओं को भूलने की हिम्मत नहीं करूंगा, लू किंग ने आदरपूर्वक उत्तर दिया। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। आप कंपेंडियम ऑफ मटेरिया मेडिका से परिचित हो रहे हैं, लेकिन केवल पुस्तक से परिचित होना ही पर्याप्त नहीं है, डॉक्टर चेन ने सलाह दी। चाहे आप वैद्य बने या जड़ी बूटी विशेषज्ञ, आपको असली जड़ी बूटियों की पहचान और चयन करना आना चाहिए। मुझे याद है कि गांव के पास कुछ आम जड़ी बूटियां उगती हैं। आप उनका अवलोकन कर सकते हैं और उनकी तुलना औषधि संग्रह में दिए गए विवरणों से कर सकते हैं, ये देखने के लिए कि क्या वे मेल खाते हैं, डॉक्टर चेन ने निर्देश दिया। हाँ, मैं इसे याद रखूंगी, लू किंग ने जवाब दिया। वैसे आपको और शियाओ यान को कल आने की जरूरत नहीं है। मुझे आपके लिए लाल चांद वाली काप मछली बेचने के लिए शहर जाना है। आप घर पर पढ़ाई कर सकते हैं, डॉक्टर चेन ने आगे कहा। दादाजी चेन, आप शहर जा रहे हैं? लू किंग ने उत्साह से पूछा। जी हाँ, कस्बे की फार्मेसी ने मुझसे कुछ जड़ी बूटियां मंगाई हैं, मुझे उन्हें पहुंचाना है, डॉक्टर चेन ने जवाब दिया। क्या आपको मेरे लिए कुछ खरीदना है? लाल चांद काप बेचकर आप अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। जी हाँ, लू किंग ने तुरंत जवाब दिया। उसके पास वाकई कुछ ऐसा था जो वह डॉक्टर चेन से खरीदना चाहता था। ओह, आप क्या खरीदना चाहते हैं? मैं एक लोहे का बर्तन खरीदना चाहती हूँ, लू किंग ने कहा। दादाजी चेन, आपको पता है कि हमारे घर में कुछ बदलाव हुए हैं और मैंने कई चीजें बेच दी हैं, जिनमें हमारा इकलौता लोहे का बर्तन भी शामिल है। इसलिए मैं एक नया बर्तन लेना चाहती हूँ। लोहे का बर्तन? ठीक है, डॉक्टर चेन ने सोचा और सहमति जताई। और कुछ उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और बेहतरीन गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर नॉवल फ्र वेबसाइट खोजें, और हाँ, थोड़ा नमक भी। घर में नमक लगभग खत्म हो गया है, लू किंग ने आगे कहा। क्या आपको और कुछ चाहिए? नहीं, अभी के लिए बस इतना ही, लू किंग ने सिर हिलाया। दरअसल वह बहुत सी चीजें खरीदना चाहता था, तेल, अनाज, कपड़े, जूते और भी बहुत कुछ, लेकिन वह जानता था कि उसे तर्कसंगत होना होगा। डॉक्टर चेन एक बुजुर्ग थे और पहले से ही इतने दयालु थे कि उन्होंने उसे सामान खरीदने में मदद की। अगर वह जरूरत से ज्यादा मांगता तो यह अनुचित होता। अगर लोहे के बर्तन और नमक केवल शहर में ही न मिलते तो वह इन चीजों के लिए भी डॉक्टर चेन को परेशान नहीं करता। बाकी चीजों को वह बाद में बाजार से खरीद सकता था। डॉक्टर चेन के यहाँ से लौटने के बाद लू किंग ने सबसे पहले घर के चारों ओर पाउडर फैला दिया। उसे लगा कि आखिरकार उसे चैन की नींद मिल जाएगी। हालांकि उस रात जब जियाओ यान सो गया तो उसने फिर से वह आवाज सुनी। अध्याय 29। जब लू किंग ने दरवाजे पर वही जानी पहचानी खरोंच की आवाज सुनी तो उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। क्या बूढ़े डॉक्टर चेन ने यह नहीं कहा था कि उनका औषधीय पाउडर अविश्वसनीय रूप से प्रभावी है, जो भेड़ियों को भी भगा सकता है? ये प्राणी बार बार वापस क्यों आ रहा था? लू किंग को निराशा की लहर महसूस हुई। क्या वह आज रात फिर से सो नहीं पाएगा? ये सिलसिला जारी नहीं रह सकता था। अगर उसने इस समस्या का समाधान नहीं किया तो उसे फिर कभी चैन की नींद नहीं आएगी। 2 रातों तक नींद न आने के बाद लू किंग चिड़चिड़ी होने लगी थी। उसे ये पता लगाना था कि किस तरह के प्राणी में बार बार वापस आने का साहस होता है। अपने बिस्तर के पास पड़ी छड़ी को उठाकर लू किंग दबे पांव मुख्य दरवाजे तक गया। अचानक उसने कुंडी को झटका दिया और दरवाजा खोल दिया। इस अचानक हुई घटना से बाहर मौजूद सभी लोग स्पष्ट रूप से चौंक गए। उसने देखा कि एक काली परछाई पलक झपकते ही आंगन से बाहर निकल गई। अपनी क्षमताओं को जागृत करने के बाद से लू किंग की आंखों में सूक्ष्म परिवर्तन आए थे। सबसे पहले उनकी दृष्टि में काफी सुधार हुआ था। वे बहुत दूर से भी चीजों को स्पष्ट रूप से देख सकते थे। दूसरे, प्रकाश स्रोतों के प्रति उनकी संवेदनशीलता बढ़ गई थी। हालांकि वह घोर अंधेरे में नहीं देख सकता था, लेकिन जब तक थोड़ी सी भी रोशनी होती थी वह अपने आसपास के 7 से 8 हिस्सों को पहचान सकता था। इस समय तेज चांदनी में लू किंग को वह बात समझ में आ गई जो पिछली 2 रातों से उसे परेशान कर रही थी। वह एक छोटा काला जानवर था, लगभग 2 फीट लंबा। ये बिल्ली और तेंदुए के बीच का मिश्रण जैसा दिखता था, जिसकी आंखें बल्ब की तरह चमकती थीं। उस काले जानवर के बाल खड़े थे, उसकी पूंछ सीधी खड़ी थी और उसके अंग नीचे की ओर झुके हुए थे। वह लू किंग को सतर्कता से देख रहा था। उस काले राक्षस का रूप देखकर लू किंग ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से यह विशेष रूप से बड़ा या खूंखार नहीं दिख रहा था।
आखिरकार जो प्राणी पिछली रात दरवाजे के जोर से बंद होने की आवाज से डरकर भाग गया था, वह इतना साहसी तो हो ही नहीं सकता। किसी कारणवश इस बार वह काला राक्षस भागा नहीं। वह बस दुबक कर लू किंग को देखता रहा। लू किंग चुपचाप खड़ी रही, उसने कोई अचानक हरकत नहीं की। वह आगे क्या करना है ये तय करने से पहले उस जानवर के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करना चाहता था। लू किंग ने शांत रहने की कोशिश की, उसकी निगाहें उस छोटे जानवर पर टिकी हुई थीं। कुछ ही देर में उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उस रहस्यमय जानवर पर एक हल्की लाल रोशनी दिखाई दी। ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स, पर्वतीय आत्मा पशु, किशोर, मादा, बेहद तेज, नुकीले पंजों के साथ जो पत्थर तोड़ सकते हैं और धातु को चीर सकते हैं। किंवदंती है कि ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स को मछली पसंद है, लेकिन पानी से नफरत है और वह हमेशा मछली की व्यर्थ लालसा में डूबा रहता है। लाल बत्ती के स्तर का राक्षस। लू किंग आश्चर्य से लगभग उछल पड़ी। उस रहस्यमय जानवर की आभा लाल प्रकाश स्तर तक पहुंच गई थी। इसका मतलब था कि यह ओल्ड डॉक्टर चेन के बराबर स्तर का था। इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि औषधीय पाउडर का कोई असर नहीं हुआ। कई गहरी सांसें लेते हुए लू किंग ने अपनी भावनाओं को शांत किया। उसे राहत का एहसास हुआ। सौभाग्यवश उन्होंने जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह छोटा प्राणी लाल प्रकाश स्तर का आध्यात्मिक जानवर होगा। और विवरण में क्या लिखा था? बेहद तेज, ऐसे पंजे जो पत्थर तोड़ सकते हैं और धातु को चीर सकते हैं। ऐसी विनाशकारी शक्ति बाघों और तेंदुओं को भी मात दे देगी। सौभाग्यवश वह छोटा जानवर डरपोक था, अन्यथा वह अब तक जमीन पर पड़ा हो सकता था। अपने पीछे छड़ी छिपाते हुए लू किंग ने एक मासूम सी मुस्कान बिखेरी। छोटे बच्चे, क्या तुम यहाँ मछली लेने आए हो? काला जानवर लू किंग को संदेह भरी निगाहों से देखता रहा। उसे उसकी बातें समझ नहीं आ रही थीं। लू किंग को उम्मीद नहीं थी कि वह जानवर उसे समझ पाएगा। वह सावधानी से आगे बढ़ा ताकि काले जानवर को चौंका न दे और जल्दी से रसोई से मछली के 2 सूखे टुकड़े ले आया। जब लू किंग मछली लेकर दरवाजे पर लौटा तो उसने देखा कि काले जानवर की आंखें चमक उठीं। तो ये यहाँ मछलियों के लिए था। लू किंग को विवरण की तीसरी पंक्ति याद आ गई। उसने मछली को अपने सामने लहराया। माफ करना, मैंने तुम्हें पहले डरा दिया था। ये 2 मछली के टुकड़े मेरी ओर से माफी हैं। अंधेरे में बल्ब की तरह चमकती हुई उस काले जानवर की आंखें मछली के हिलने डुलने पर उसका पीछा करती रहीं। ये देखकर लू किंग को और अधिक आत्मविश्वास महसूस हुआ। हियर यू गो। उसने मछलियों को आंगन में फेंक दिया, जानबूझकर उन्हें काले राक्षस से दूर फेंका ताकि वह चौंक न जाए। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर वेबसाइट खोजें। मछली जमीन पर गिरी, जिससे वह जानवर कुछ कदम पीछे हट गया। फिर भी वह लू किंग को संदेह भरी नजरों से देख रहा था। लू किंग चुपचाप स्थिर खड़ी रही, ये भांपते हुए कि लू किंग का हमला करने का कोई इरादा नहीं है। काले जानवर ने अपने कांटेदार फर को थोड़ा ढीला कर दिया। उसने कुछ देर हवा को सूंघा, फिर अचानक आगे की ओर झपटा। लू किंग ने एक काली छाया को चमकते हुए देखा और अगले ही पल मछलियां गायब हो गईं। इसके बाद उस जानवर की आकृति बाढ़ के ऊपर से छलांग लगाकर तेजी से रात के कोहरे में गायब हो गई। कुछ देर इंतजार करने के बाद जब यह सुनिश्चित हो गया कि वह जानवर चला गया है तो लू किंग ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने कमरे में लौट आया। बिस्तर पर लेटे हुए उसका दिल बेकाबू होकर धड़क रहा था। स्थिति काफी तनावपूर्ण थी। हालांकि वह काला जानवर डरपोक था, लेकिन उकसाए जाने पर वह हमला कर सकता था। कहावत है ना, कोने में फंसा खरगोश भी काट लेता है। और यह सिर्फ एक खरगोश नहीं बल्कि एक शक्तिशाली आत्मा प्राणी था। नुकीले पंजे जो पत्थर तोड़ सकते थे और धातु को चीर सकते थे। अगर यह पत्थर और धातु को चीर सकता है तो मांस और खून का क्या करेगा? इसलिए लू किंग ने इसे उकसाने की हिम्मत नहीं की। सौभाग्यवश वह काला जानवर न केवल डरपोक था बल्कि उसमें आक्रामकता का भी अभाव था, अन्यथा लू किंग शायद उस मुठभेड़ में जीवित नहीं बच पाती। इतना शक्तिशाली जानवर, मैंने ग्रामीणों को इसके बारे में बात करते क्यों नहीं सुना? शांत होने के बाद लू किंग सोचने लगी। उसने अपनी क्षमताओं के आधार पर उस विवरण को याद किया। वह जानवर अभी बच्चा ही था। क्या उसके माता पिता आसपास ही होंगे? शायद नहीं। अगर उसके माता पिता जीवित होते तो अब तक वे एक साथ आ चुके होते। लू किंग को याद आया कि विवरण में ये भी उल्लेख किया गया था कि ब्लैक नाइट स्पिरिट लिंक्स को मछली बहुत पसंद थी। ये कहीं और से पलायन कर गया होगा, या तो अपने माता पिता द्वारा भगाए जाने के कारण या किसी दुर्घटना के कारण अलग हो जाने के कारण। लू किंग ने कई अनुमान लगाए लेकिन वह निश्चित नहीं हो सकी। हालांकि उसे यह आभास हो रहा था कि काला राक्षस आज रात के बाद वापस आ सकता है। कोई सबूत नहीं था, बस एक अनुमान था। लगता है कि मैं मछली पकड़ना बंद नहीं कर सकता, लू किंग ने बेबसी से सोचा। उन्होंने मछली पकड़ने से कुछ समय के लिए विराम लेने और पूरी तरह से चिकित्सा की पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की योजना बनाई थी। आखिरकार एक बार जब बूढ़े डॉक्टर चेन रेड मून काप बेच देंगे तो लू किंग के पास काफी पैसा होगा, जो उसके और शियाओ यान के लिए लंबे समय तक आराम से रहने के लिए पर्याप्त होगा। लेकिन अब उस काले राक्षस के बार बार आने से उसे अपनी योजनाओं में बदलाव करना पड़ा। वह एक लाल बत्ती स्तर का आध्यात्मिक राक्षस था जिसे वह भड़का नहीं सकता था। उसे शांत रखना ही प्राथमिकता देनी थी। ये कैसी स्थिति है? लू किंग ने निराशा में आह भरी। अध्याय 30। उस रात लू किंग को आखिरकार अच्छी नींद आई। अगली सुबह नाश्ते के बाद वह शियाओ यान को मछली पकड़ने के लिए नदी पर ले गया। इस बार उन्होंने नदी किनारे पहले की तुलना में कम लोगों को देखा, जबकि पहले 7 या 8 लोग एक ही मछली पकड़ने की जगह पर जमा होते थे। ये स्वाभाविक था क्योंकि यह खेती का व्यस्त मौसम था और खेतों में अभी भी बहुत काम बाकी था।
मछली पकड़ना तो बस एक मनोरंजन मात्र था, जिससे कभी कभार भोजन की व्यवस्था हो जाती थी। खेतों में उगी फसलें कहीं अधिक महत्वपूर्ण थीं, वे किसानों की आजीविका का आधार थीं। इस बार लू किंग उस जगह पर नहीं गया जहां उसने पहले अजीब मछली पकड़ी थी। इन विचित्र मछलियों को कभी कभार पकड़ना तो ठीक था, लेकिन अगर वह हर कुछ दिनों में कुछ मछलियां पकड़ लेता तो एक मूर्ख भी समझ जाता कि कुछ गड़बड़ है। इसके अलावा अगर उसे अभी एक मिल भी जाए तो उसे बेचने की कोई जगह नहीं है। वह हमेशा डॉक्टर चेन पर निर्भर नहीं रह सकता कि वे उसे बेचने में मदद करें। जहां तक उन्हें खुद खाने की बात है तो वह अनिच्छुक था। जब से उसे उस अनोखी मछली का महत्व पता चला था, लू किंग ने उसे आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाने की योजना बनाई थी। उसने नदी किनारे की अपनी पहली यात्रा के दौरान खोजे गए एक अन्य स्थान पर मछली पकड़ने का फैसला किया। मछली पकड़ने की जगह को ठीक करने के बाद लू किंग ने मछली पकड़ना शुरू कर दिया। पिछली 2 बार की तुलना में यह मछली पकड़ने की यात्रा बिना किसी घटना के रही। 1 घंटे बाद उसने लगभग आधी बाल्टी मछली पकड़ ली थी। मछलियों का आकार अलग अलग था। सबसे बड़ी मछली 2 या 3 पाउंड की ग्रास कार्प थी और सबसे छोटी मछली वही छोटी सफेद मछली थी। लगभग आधी बाल्टी मछली लेकर लू किंग ने सामान समेटना शुरू कर दिया। ये मछलियां रात्रिचर लोमड़ी को कई रातों तक भोजन प्रदान करने के लिए पर्याप्त होनी चाहिए। घर लौटने पर उस रात जब शियाओ यान सो गई तो लू किंग ने एक बार फिर दरवाजे पर वही जानी पहचानी खरोंच की आवाज सुनी। इस बार वह घबराया नहीं। उसने शांत भाव से रसोई से तैयार की हुई मछली ली और सामने का दरवाजा खोल दिया। जैसे ही दरवाजा खुला उसने आंगन के बीचों बीच एक छोटे काले जानवर को खड़े देखा। हालांकि इस बार उसका मिजाज काफी शांत लग रहा था। हालांकि वह अभी भी सतर्क था, लेकिन पिछली रात की तरह घबराया हुआ नहीं लग रहा था जब उसके सारे बाल खड़े हो गए थे। मुझे तुम्हारा इंतजार था, लू किंग ने मुस्कुराते हुए यथासंभव शांत और मिलनसार दिखने की कोशिश की। फिर उसने मछलियों से भरा एक लकड़ी का बर्तन निकाला और धीरे धीरे आंगन की ओर चल पड़ा। वह काला जानवर कुछ कदम पीछे हट गया और चेतावनी भरी आवाज निकाली। लू किंग तुरंत रुक गई और बोली, घबराओ मत, मेरा इरादा किसी को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। उसने धीरे से बेसिन को जमीन पर रखा और धीरे धीरे पीछे हट गया। अंदर वापस आते ही काला जानवर शांत हो गया, हवा को सूंघा और पलक झपकते ही बेसिन की ओर दौड़ा। सबसे बड़ी मछली को पकड़ा और उसे खाने के लिए गायब हो गया। लू किंग को आश्चर्य नहीं हुआ। वह चुपचाप दरवाजे के अंदर इंतजार करता रहा। कुछ देर बाद वह जानवर आंगन में फिर प्रकट हुआ, एक और मछली पकड़ी और फिर गायब हो गया। वह छोटा प्राणी काफी सतर्क था। लू किंग मुस्कुराई और जंगली जानवर को खाते हुए देखने में उसकी रुचि खत्म हो गई। बाल्टी में बहुत सारी छोटी मछलियां थीं। वह नन्हा जीव थोड़ी देर तक इधर उधर दौड़ता रहेगा और वह इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने दरवाजा बंद किया, अपने कमरे में वापस गया और पूरी तरह से आराम महसूस किया। ऐसा प्रतीत हुआ कि उसने समस्या का पूरी तरह से समाधान कर लिया था। हालांकि उसे कुछ मछलियां बेचनी पड़ीं, लेकिन मछली पकड़ने के शौकीन व्यक्ति के लिए मछलियों की वह मात्रा कुछ भी नहीं थी। वह हमेशा अपनी जरूरत से ज्यादा मछलियां पकड़ लेता था। रात्रिचर लोमड़ी की मदद से उन्हें खाना उसके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। ये ग्रामीण इलाकों जैसा था, जहां बचा हुआ खाना और हड्डियां बिल्लियों और कुत्तों को खिलाई जाती थीं। मन को शांत रखते हुए लू किंग ने एक और अच्छी नींद ली। अगली सुबह उसने बेसिन को खाली पाया। 2 पाउंड से ज्यादा मछली सब खत्म हो गई। उस नन्हे जीव को बहुत भूख लगती थी। सफाई करने के बाद लू किंग ने नाश्ता तैयार किया। शियाओ यान के साथ भोजन करने के बाद वे डॉक्टर चेन से मिलने की तैयारी करने लगे। 1 पाउंड से अधिक वजन की ताजी पकड़ी गई छोटी मछलियां लेकर लू किंग शियाओ यान को बाहर ले गया। डॉक्टर चेन ने बताया था कि उन्हें छोटी मछलियां पसंद हैं और चूंकि लू किंग ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी थीं, इसलिए वह उनमें से कुछ अपने साथ ले आए। पहाड़ी रास्ते पर चलते हुए लू किंग को थोड़ी सी उम्मीद महसूस हुई। डॉक्टर चेन कल उनके लिए रेड मून कार्प बेचने शहर गए थे। उन्हें आश्चर्य था कि क्या हुआ। हालांकि डॉक्टर चेन ने कहा कि रेड मून कार्प एक दुर्लभ और मूल्यवान मछली है जो आसानी से बिक जाएगी। फिर भी लू किंग को चांदी के सिक्के हाथ में आने तक थोड़ी चिंता थी। घर पर लू किंग ने देखा कि डॉक्टर चेन अभी अभी अपना सुबह का व्यायाम समाप्त कर रहे थे। दादाजी चेन। शियाओ यान दौड़कर उनके पास गई। शियाओ यान, क्या तुम्हें दादाजी की याद आई? डॉक्टर चेन ने छोटी बच्ची को गोद में उठा लिया। मैंने किया टिल्डा, शियाओ यान ने मधुरता से उत्तर दिया। हा, सुप्रभात दादाजी चेन। लू किंग ने भी अभिवादन किया। आज आप ठीक लग रहे हैं। क्या जंगली जानवर ने आपको फिर से परेशान नहीं किया? डॉक्टर चेन ने पूछा। डॉक्टर चेन की राय में उनका औषधीय पाउडर हमेशा कारगर होता था। चाहे कोई भी जंगली जानवर हो, उसकी गंध सूंघकर वे दूर ही रहते थे। उन्होंने लू किंग को एक बड़ा थैला दिया था, जो बाघों और तेंदुओं को भी दूर रखने के लिए काफी था। एक अनजान जानवर इसका अपवाद नहीं होना चाहिए। हालांकि लू किंग थोड़ी शर्मिंदा लग रही थी। दादाजी चेन, लगता है पाउडर ज्यादा असरदार नहीं रहा। पिछले 2 रातों से वो जानवर फिर से मेरे घर आ रहा है। ओह सचमुच? डॉक्टर चेन आश्चर्यचकित रह गए। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ऐसा लगता है कि इसे पाउडर से डर नहीं लगता। लू किंग ने सच्चाई से जवाब दिया। तुमने इसे जाने के लिए कैसे राजी किया? डॉक्टर चेन ने लू किंग के चेहरे की रंगत देखकर पुष्टि की कि वह पूरी रात जागा नहीं था। मैंने कुछ खास नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि वह मेरे घर की मछलियों के पीछे पड़ा था, इसलिए मैंने उसे कुछ मछलियां फेंक दी। खाने के बाद वह चला गया। क्या इसे मछली खाना पसंद है? डॉक्टर
चेन सोचने लगे, ये जानवर कैसा दिखता है, क्या आपने इसे ध्यान से देखा? यह एक छोटा काला जानवर है, लगभग 2 फीट लंबा। इसके पंजे और गर्दन को छोड़कर बाकी पूरा काला है, जो सफेद हैं। दादाजी चेन, क्या आप जानते हैं कि यह किस प्रकार का जानवर है? 2 फुट लंबा काला राक्षस। डॉक्टर चेन ने एक पल सोचा और अपना सिर हिलाया। मैंने कई वर्षों तक दूर दूर तक यात्रा की है और ऐसा राक्षस कभी नहीं देखा। उपन्यासों के अध्यायों को जल्दी और सर्वोत्तम गुणवत्ता में पढ़ने के लिए गूगल पर novelfire.net वेबसाइट खोजें। तुम्हें भी नहीं पता? लू किंग हैरान रह गई। डॉक्टर चेन हंसते हुए बोले, आपको समझना होगा, ये दुनिया विशाल और असीम है, अनगिनत जीवों से भरी हुई है। हालांकि मैंने दशकों तक यात्रा की है, लेकिन जिन जगहों पर मैं गया हूँ वे दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा मात्र हैं। ऐसे जीवों से मिलना स्वाभाविक है जिन्हें मैं पहचानता नहीं हूँ। आप सही कह रहे हैं दादाजी चेन, लू किंग ने सिर हिलाया। उन्हें डॉक्टर चेन से रात्रिच आत्मा लोमड़ी के बारे में और अधिक जानने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा लगता है कि यह संभव नहीं होने वाला था। हालांकि आपके विवरण से लगता है कि यह छोटा जानवर काफी बुद्धिमान है। चूंकि इसका इरादा लोगों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है और यह केवल भोजन चाहता है, इसलिए फिलहाल इसे भगाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर चेन को अपने व्यापक अनुभव से पता था कि इस दुनिया में कुछ जीव बहुत खास होते हैं। लू किंग के वर्णन से ऐसा प्रतीत होता था कि वह छोटा काला जानवर उन्हीं में से एक था। मुझे भी ऐसा ही लगता है। वैसे भी मैं अपनी पकड़ी हुई सारी मछलियां तो खा नहीं सकती। थोड़ी बहुत मछली बांटने में कोई बुराई नहीं है। लू किंग मुस्कुराए। अगर वह उसे भगाना भी चाहता तो भी उसकी हिम्मत नहीं होती। वह छोटा सा जीव काफी दुर्जेय था। कुछ देर से सुन रही शियाओ यान को आखिरकार समझ आ गया कि वे किस बारे में बात कर रहे थे। उसकी आंखें चमक उठीं। भाई, अगली बार जब तुम उस नन्हे जानवर को खाना खिलाओगे तो क्या शियाओ यान भी उसे देख पाएगी? यह मुश्किल हो सकता है, लू किंग ने कहा। ऐसा लगता है कि यह तभी आता है जब आप सो रहे होते हैं। क्यों? छोटी बच्ची थोड़ी निराश दिखी। क्या ये शियाओ यान से नफरत करता है? मुझे नहीं पता, लू किंग ने जवाब दिया। शायद ये बस शर्मीला है। जब ये हमसे और अधिक परिचित हो जाएगा तो शायद यह आपसे मिलने को तैयार हो जाए। भाई, तुम्हें जल्दी से इससे दोस्ती कर लेनी चाहिए। शियाओ यान देखना चाहती है कि यह कैसा दिखता है, उसने उत्सुकता से कहा। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लू किंग और क्या कह सकता था? वह केवल सिर हिलाकर सहमति जता सकता था। वैसे दादाजी चेन, ये आपके लिए है। मैंने कल कुछ छोटी मछलियां पकड़ी। आपने पिछली बार कहा था कि आपको ये पसंद आई थी। मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए काफी होंगी। लू किंग ने अपने द्वारा तैयार की गई ताजी छोटी मछली सौंप दी। डॉक्टर चेन ने उन्हें देखा और काफी संतुष्ट हुए। इन्हें अंदर रख दो। वैसे जो सामान तुमने मुझे खरीदने के लिए कहा था वो भी वापस आ गया है। वो घर में ही है।